Assalamu alaikum. So, Thank you everyone for being here. फातिमा, इन लोगों ने कितने सेशंस अभी तक अटेंड कर लिए हैं? so you are the third speaker. The first one was conducted by Dr. Naveed. We had one yesterday as well by Umar Gilani on constitutional law. And then today we have you to talk about entrepreneurship ecosystem in Pakistan. Chलिए, great. Entrepreneur. अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आपके पास एक राइट साइड पे जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इफ योर आंसर इज यस, तो यू शुड क्लिक रेज हैंड. फॉर एग्जांपल, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप में से स्टूडेंट्स कितने हैं? एंड दे कैन क्लिक रेज हैंड. Okay, very good. So excellent. काफी सारे स्टूडेंट हैं. Majority students हैं. Okay, half students. Very good, excellent. So so we're going to talk about state और entrepreneurs और इनका आपस में relationship क्या है. You know, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया दो चीज़ों में डिवाइडेड है. एक कैपिटलिज्म है, एक कम्युनिज्म है. सो कम्युनिज्म में स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा होता है और कैपिटलिज्म में कहते हैं कि फ्री मार्केट होनी चाहिए. फ्री मार्केट का मतलब ये है कि स्टेट का कोई ख़ास रोल नहीं होना चाहिए. बिजनेसेस अपना काम करेंगे और अगर एंटरप्रेन्योर्स अच्छे होंगे तो कामयाब होंगे, अगर बुरे होंगे तो नाकाम होंगे. सो और इसीलिए वी सी इन अमेरिका एंड अदर कंट्रीज के लोग फ्री मार्केट फ्री मार्केट फ्री मार्केट करते हैं. लेकिन आई थिंक एंड बिफोर आई गो इनटू दिस, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और डिफाइन करना चाहूँगा कि व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज अ स्टेट, और उसके बाद हम देखते हैं इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. सो अगर आप लोगों में से किसी ने थोड़ी बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स ए लेवल्स में, बैचलर्स में, किसी भी लेवल पर पढ़ी हो, तो उसके अंदर कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर से लैंड आपको पता है, ज़मीन जिसके ऊपर आप चीज़ें बिल्ड करते हैं. लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल, एंड कैपिटल इज मनी required to do things, or organization. So entrepreneur is basically the organization part of this factors of production, जो कि कोई नीड को आइडेंटिफाई करता है और कोई तरीका ढूंढता है उस नीड को सर्व करने का, और उसके लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है. रिसोर्सेज क्या हैं? यही लैंड, लेबर, कैपिटल. इनको ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि जिनके पास कैपिटल है उनसे कैपिटल लेता है, जिनके पास लेबर उनके पास लेबर लेता है, जिनके पास लैंड है उनसे लैंड लेता है. एंड ही ब्रिंग्स ऑल ऑफ दिस टुगेदर टू सर्व अ नीड. सो नीड कैन बी कि पीपल वांट टू ईट फूड, सो कोई बर्गर बनाता है और बेचता है, कोई बिरयानी बनाता है और बेचता है. Need can be, I want to live in a house, so somebody makes a construction company, makes houses, या houses के अंदर windows बनाता है या doors बनाता है या electricity की चीज़ें बनाता है and so on. या washing machine बनाता है, appliances बनाता है. अच्छा, फिर लोगों को मूव करने की जरूरत होती है तो गाड़ियाँ बनाते हैं लोग. गाड़ियाँ नहीं बनाते, मोटरसाइकिल बनाते हैं. अगेन वो नीड जो इवॉल्व करती रहती है क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है. सो अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, this creates new opportunities for entrepreneurs to organize all of this and create value. अच्छा, ये तो entrepreneurs का काम है to organize. एक और organizer है, उसको हम state कहते हैं. state का काम है कि हमारे जो आपस के social relationships हैं उन सबको organize करना है. यही land, labor, capital किसके पास होगा, कैसे होगा, कहाँ पे जाएगा, कौन उस पे, किसका क्या रोल होगा उसके अंदर, उसके लिए जिसको हम रेगुलेशन कहते हैं, या लॉज कहते हैं, या रूल्स कहते हैं, पॉलिसीज कहते हैं, वो सारी बेसिकली डायरेक्शन देती हैं कि हमारे आपस के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे. सो मिसाल के तौर पे जहाँ पे कहते हैं जंगल का कानून है, तो व्हाट हैपेंस इज कि एक जंगल के अंदर जिसका माइट इज राइट होता है, शेर ज्यादा ताकतवर है, तो वो जब पानी पी रहा होगा दरिया से, तो कोई और जानवर वहां पे नहीं आ सकता है. सो जब आप रूल्स के अंदर आते हैं तो आप ये कहते हैं, अच्छा शेर पे भी आपने रूल्स लगा दिए कि अब जो है शेर भी पानी पी सकता है और हिरन भी पानी पी सकता है, और दोनों का आपने जो पावर इम्बैलेंस था उसको आपने कहा कि शेर अब वायलेंस नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है. स्टेट ने वो वायलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उसने शेर से ले ली, और उसके बाद कहा कि हम सबको बैलेंस तरीके से ट्रीट करेंगे ताकि हमारा जंगल जो है वो खुशहाल हो. उसमें सिर्फ शेर की नीड्स को पूरा ना किया जाए, बल्कि बकरियों की नीड्स को भी पूरा किया जाए, और रैबिट्स की नीड को भी पूरा किया जाए, और दूसरे जो भी जानवर वहाँ पे रहते हैं. तो इसी तरह से
हमारी जो स्टेट है वो भी ये करती है कि हम शहरों में, गाँव में रहते हैं और हमारे आपस के रिलेशनशिप्स हैं, उनके अंदर हमारे झगड़े होते हैं। अब या तो ये कि वो जिस तरह लॉलेस एरियाज़ के अंदर लोग बंदूक के सर पे उसको डिसाइड करते हैं कि किसके पास कितना ज़मीन होगी, कितना कैपिटल होगा, कौन किससे काम करवाएगा, नहीं करवाएगा। स्टेट जो है इन सब चीज़ों को आपस में एक सिस्टम के ज़रिए, रूल्स के तहत ऑर्गेनाइज़ करने का नाम है। सो स्टेट इज़ कलेक्टिव एक्शन, जो सब कुछ जो भी काम हमने मिलके करना है, एक तो वो करना है और दूसरा हमारे आपस के रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है। सो इफ यू लुक एट एंटरप्रेन्योर्स और स्टेट का रिलेशनशिप, तो कहने को तो आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछें, स्पेशली पाकिस्तान में, तो वो कहेंगे कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट साइड पे रहे, हम अपना कारोबार कर रहे हैं, हम अच्छे तरीके से कारोबार करेंगे तो कामयाब होंगे, बुरे तरीके से करेंगे तो नाकाम होंगे। आप स्टेट के बारे में बात ना करें। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ prominent business leaders talking to entrepreneurs and saying कि आप लोग स्टेट की तरफ देखना छोड़ दें, आप अपना काम करें। अच्छा, और ये जो कहना है बड़ा आसान है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्टेट को यूज़ कर रहे हों टू बेनिफिट। सो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी एक और अगर हम फैक्ट के तौर पे भी मान लेते हैं कि Pakistan is not a very economically successful country. We are a poor country which is not moving forward as fast as even other poor countries. So, 30 years ago, China भी हमारे जैसा ही था, India भी हमारे जैसा ही था. So, relatively speaking, China has really progressed. India ने उससे कम progress किया है और हमने, अगर इन तीनों की बात भी करें तो हम नंबर 3 पे हुए. तो इसका मतलब है कि one, हम एक developed, rich, prosperous country नहीं है. दूसरा, जो और कंट्रीज पिछले 20-30 सालों में प्रोग्रेस कर रही हैं, हम उनकी स्पीड से भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे। सो इस सारे को एड्रेस करने के लिए ये सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ डू वी कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज सोसाइटी कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और वो एम्प्लॉयमेंट जो है उस मतलब प्रॉस्पेरिटी आए। सो वो स्टेट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और हमारी स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर रही है। सो अगर हम ये रिकग्नाइज पहला स्टेप कि हम एक पुअर कंट्री हैं जो कि उस स्पीड से जिस स्पीड से प्रोग्रेस होनी चाहिए नहीं कर रही है, तो फिर ये क्वेश्चन आता है क्यों नहीं कर रही है। और जब उसको देखते हैं कि क्यों नहीं कर रही है, तो वंस यू लुक एट द वे पाकिस्तानी इकोनॉमी इज स्ट्रक्चर्ड, तो उसके अंदर जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं और जो पुराने बिजनेसमैन हैं उनके लिए आसानियाँ ज़्यादा हैं। हमारी स्टेट जब भी कुछ ऑर्गेनाइज करती है तो वो पुराने बिजनेसमैन से मशवरा लेती है, उनके मशवरों के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है, वो पॉलिसीज़ उनको बेनिफिट करती हैं। इसकी मैं वी कैन गो इनटू अ फ्यू एग्जांपल्स कि फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बनते हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल ज़ोन है, साइट का इंडस्ट्रियल ज़ोन है, और इंडस्ट्रियल ज़ोन्स हैं। सो अब इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को अगर हम देखें तो लैंड की पहले बात करते हैं। सो कुरंगी में 1 एकड़ का जो प्लॉट है वो 60 करोड़ रुपए का है। अच्छा, वो 60 करोड़ रुपए का क्यों है? क्योंकि स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई, स्टेट ने कहा कि हमारे इंडस्ट्रियल ज़ोन होने चाहिए। फिर स्टेट ने उसके लिए लैंड एलोकेट किया, फिर उस लैंड को उस वक़्त जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे, उनको दिया कि आप इसमें फैक्ट्रियाँ लगाएँ और एक्सपोर्ट करें या मैन्युफैक्चरिंग करें और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। अच्छा, लेकिन टाइम गुज़र गया 20-30 साल, उन्होंने फैक्ट्रियाँ नहीं लगाईं। अच्छा, उन्होंने क्या रीज़न दिया? उन्होंने कहा कि स्टेट ने हमें यहाँ पे सड़कें सही प्रोवाइड करनी थी, पानी देना था, बिजली देनी थी, तो ये कमी है, वो कमी है, इसलिए हमने पिछले 30 साल में ये जो आपने हमें ज़मीन दी थी उसके ऊपर कुछ बिल्ड नहीं किया। लेकिन आज वो प्लॉट जो है 60 करोड़ रुपए का वो बेचने के लिए तैयार है। सो अब आज का नया एंटरप्रेन्योर जो एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो उसने फैक्ट्री लगानी है, उसकी बेसिक इकोनॉमिक्स है कि उसकी मशीनरी तो 5 करोड़ की आ रही है, लेकिन ज़मीन जो है वो 60 करोड़ रुपए की आ रही है। सो इसका मतलब है कि फिर हम ये कहते हैं जब कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़्यादा है, तो उसकी वजह यही है कि हम लोग जो हैं अ, बजाय इसके कि ऐसी पॉलिसीज़ बताएँ जो हर टाइम के ऊपर नए सिरे से लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें। हम किसी एक मोमेंट पे कुछ करते हैं, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और वो फ़ायदा मोनोपोलाइज़ कर लेते हैं।
और उसके बाद वो फ़ायदा ट्रांसफ़र नहीं होता टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिज़नेसेस। तो वो और ये जो मैं ब्रॉडली स्ट्रक्चर ये करंगी इंडस्ट्रियल ज़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पूरे इकोनॉमी का हमने किया हुआ है कि जो बिज़नेसेस ने शुरू में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, जिन्होंने ब्रेक थ्रू करके किसी तरह से वो एक लाइन को क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद उनकी मोनोपोली सारी सर्विसेज, सपोर्ट सिस्टम उनको इनेबल करने के लिए काम करता है। और जब हमारे पॉलिसी मेकर्स मशवरा करते हैं, तो वो भी उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। सो व्हाट दे डू इज़ के मतलब आज अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बननी है, एक्सपोर्ट के बारे में हमने डिसाइड करना है क्या करना है, तो वो मशवरा देने वाले लोग जो हैं रज़ाक दाऊद साहब, हुसैन दाऊद, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस वक़्त स्टेट पॉलिसी को यूज़ करके अपने बिज़नेसेस के लिए बेनिफिट में बनाया हुआ है और आज भी मशवरा जो है उन्हीं से लिया जा रहा है। और इसमें भी एक चैलेंज है कि अगर आप छोटे बिज़नेसमैन से मशवरा लेने जाते हैं, तो वो चूँकि छोटा बिज़नेसमैन है इसलिए उसकी सोच छोटी है, तो वो आपको वो पॉलिसी लेवल का मशवरा देता भी नहीं है और उसमें से आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे? क्योंकि बड़े बिज़नेसमैन तो थोड़े से हैं, 100, 200, 300 लोग हैं। लेकिन जब छोटे बिज़नेसमैन की बात करते हैं वो तो 1 लाख, 50 लाख, 10 लाख बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं। सो उनमें से आप कौन से वाले 4 से मशवरा करेंगे? कौन से वाले 3 से मशवरा करेंगे? सो बड़े वाले 100-200 में से रिप्रेजेंटेटिव ढूँढना आसान होता है, इतने सारों में से मुश्किल होता है और जब आप ढूँढते भी हैं, तो उनको डिस्क्रेडिट करना भी आसान होता है बिकॉज़ यू कैन पिक पीपल हू आर मेयरली लुकिंग एट कि अच्छा मेरे बिज़नेस में फ़ॉरेन से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बजाय इसके कि कलेक्टिवली जो स्मॉल बिज़नेस हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं। सो सो I'll move on from this कि अच्छा दूसरी चीज़ जो है हमने अपनी स्टेट को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज़ हैं अराउंड होर्डिंग। सो व्हाट डज़ दैट मीन? That means कि there's a let's say चिकन रोल बनाने की आउटलेट कोई खोलता है और एंड इट बिकम सक्सेसफुल और अगर वो सक्सेसफुल होती है तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है? क्या वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, ग्रो करता है? क्या वो मैकडॉनल्ड्स की तरह की एक चेन बिल्ड करता है? या फिर वो ये करता है कि उस बिज़नेस को रन करता है, उससे हर महीने 10-20 लाख रुपए कमाता है और वो पैसे लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। सो इस वक़्त हमारे मीडियम साइज़ बिज़नेसेस का तरीका ये है कि वो इनफॉर्मल या तो वो बड़े सेठ हैं जो कि फॉर्मलाइज़्ड हैं, जो कि स्टेट से बेनिफिट लेते हैं, या वो इनफॉर्मल हैं जो कि फॉर्मलाइज़ होने पे तैयार नहीं है। वो महीने के 10-20 लाख रुपए जब कमाने लग जाते हैं, तो अपने बिज़नेस को उसी स्टेज पे रखते हैं, बिज़नेस में और इन्वेस्ट नहीं करते, नई एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करते। वो ये करते हैं कि दे टेक मनी आउट ऑफ देयर बिज़नेस एंड स्टार्ट पुटिंग इट इन प्रॉपर्टी। और चूँकि प्रॉपर्टी का भी हमने जो सर्कल है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि इन इफेक्ट अगेन होर्डिंग के पर्सपेक्टिव से कि इफ़ यू पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 20, 25, 30 सालों में इस तरह से डिज़ाइन्ड है कि अगर आप एक प्लॉट ले लें और उसको छोड़ दें और उस पे कुछ ना करें, देयर इज़ नो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपनिंग और उसकी वैल्यू बढ़ती जाए तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप जो पहली ट्रांज़ैक्शन अपनी करते हैं, उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स भी पे करना होगा। अगर आपका किसी और बिज़नेस से रिलेशनशिप है, तो उसके अंदर आपका इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा। और सो हमारी स्टेट पॉलिसी ये कह रही है कि अगर तो आप पैसे ज़मीन में डाल देंगे, तो कोई मसला नहीं है, फिर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप आपस में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, एंगेज करने की कोशिश करेंगे, लेन-देन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें जो है आपकी हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर 15 से लेके 25% तक टैक्स चाहिए। और उसके अंदर जब से हमने पिछले 5-7 साल तकरीबन 2013 से सेल्स टैक्स का रिजीम लेके आए हैं, तो सेल्स टैक्स स्पेशली सर्विसेज़ के ऊपर, तो हमने उसको और मुश्किल कर दिया है बिकॉज़ वो जो सेल्स सर्विसेज़ पे सेल्स टैक्स है, वो पास ओवर भी नहीं आप कर सकते। तो दुनिया भर में होता ये है कि वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स जो है, वो फाइनल कंज्यूमर पे करता है। हमारे यहाँ वैट जिसको हम जीएसटी कहते हैं, जीएसटी तो गुड्स के अंदर जीएसटी है, एफबीआर करता है, उसके अंदर तो फिर भी पास ओवर का अपॉर्च्युनिटी है।
लेकिन जो सर्विसेज के अंदर है वो पास ओवर नहीं होता। अच्छा, उसका आउटकम क्या निकलता है कि 2-3 आउटकम है। एक तो ये कि अच्छा, अगेन लोग कहेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स हर वक्त टैक्सेस में रोते रहते हैं, लेकिन दीज आर बेसिक फैक्ट्स कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम गोइंग टू मेक अ लॉजिकल डिसीजन कि मेरे पास पैसे हैं, उनको क्या मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने पे लगाऊं या प्रॉपर्टी में लगाऊं। प्रॉपर्टी में कोई टैक्स नहीं है, बिजनेस करने में 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होगी, उसमें 25,000 रुपए गवर्नमेंट ले जाएगी, और उसके बाद मैंने किसी को पे करना होगा, तो चूंकि पास ओवर नहीं हो सकता है, अगर मैंने किसी और से काम कराया तो अगेन उसमें भी 25% सेल्स टैक्स प्लस विद होल्डिंग टैक्स कट के वो भी चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं टैक्स के सिस्टम के अंदर आके अगर कारोबार ना करूं, फिर वो इनफॉर्मल तरीके से मैं चिकन रोल बेच लूं, और वो चिकन रोल में बेचूं तो अगेन उसके अंदर जो है मैं एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज जब मैं 10-15-20 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा तो उसके बाद मुझे बिजनेस में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगेन सो होल स्ट्रक्चर इज डिजाइंड टू मेक यू अ होल्डर एंड नॉट अ ट्रेडर। अब ट्रेडर की बजाय एक नेक्स्ट लेवल लेते हैं कि होल्डर इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने सबसे खराब तरीके से कि किसी ने चने बना जिम्मेदारी की उगाए और आपने होल्ड करके बैठ गए, ये जमीन जो है अलग ने दी है, जमीन हमारे पास अवेलेबल है, तो वो आपने उसमें पैसे लगाए और उसको होल्ड करके प्लॉट ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, सो आपने होल्ड करके बैठ गए। सो होल्डिंग इज लाइक द लोएस्ट, आप कह लें पिरामिड के लोएस्ट क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड देन उससे ऊपर ये हो गया आप ट्रेडिंग करते हैं, विच मीन्स कि यू बाय एंड सेल। बाय एंड सेल के ऊपर भी हमने जो है टैक्सेस बहुत ज्यादा कर दिए हैं। सो बाय एंड सेल में हम टैक्सेस कर दिए हैं, होल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं है। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग है उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आप पे सबसे बड़ा टैक्स ये लग रहा है कि आपकी जो एक सेकंड, सो आप पे सबसे बड़ा टैक्स ये लग रहा है कि आप जिस जमीन पे वो अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, वो जमीन की कीमत ओवर टाइम स्पेकुलेशन के जरिए इतनी बढ़ा दी गई है कि स्पेकुलेशन होर्डिंग का कॉम्बिनेशन, कि आप जो है आपकी फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट कम है, लोगों को एम्प्लॉय करने की कॉस्ट कम है, आपको जमीन को खरीदने की कॉस्ट ज्यादा है, और जमीन इटसेल्फ बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर जो रेंट है इज इररिलेवेंट। एक्चुअली आपकी इन्वेस्टमेंट ये है कि अच्छा अपने फैक्ट्री लगानी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट से जमीन मिल जाएगी। वो अगर आप कोई नया जोन बन रहा होगा तो उसमें आपने जमीन ले ली, तो मकसद ये है कि अच्छा जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगेन आपका मकसद फैक्ट्री बनाना और मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, आपका मकसद जमीन लेना है। इसी तरह जिस तरह से मैं उसकी एक और एग्जांपल दूं, जैसे हमारे जो टेक्सटाइल वाले हैं वो एक्सपोर्ट्स करते हैं, और स्टेट बैंक उनको स्पेशली टॉप वालों को एक्सपोर्ट के अगेंस्ट उनको लोन्स अवेलेबल करता है एट लो कॉस्ट, 3%, 2%, 4% पे, वर्सेस अगर मैं आप लेने जाए तो हमें 15%, 16% मिलता है। सो वो जो सारे वो पैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लेते हैं, उसको वो एक्सपोर्ट बढ़ाने पे नहीं लगाते, उसको भी वो लेके जमीन में डाल देते हैं। सो उनके अपने कैश फ्लोज हमेशा टाइट होते हैं, वो हमेशा अपने वेंडर्स को डिलेड पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो पैसे, क्योंकि हमने एक व्हीकल बना दिया ना, हमने लैंड को एक व्हीकल बना दिया कि अच्छा वट एवर मनी यू हैव, पुट इट इनटू लैंड एंड देन सिट ऑन इट फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। और एक वो साइकिल होगा जिसमें अगर आप स्मार्ट हैं तो टाइम से आप निकाल लेंगे अपने पैसे, अगर नहीं भी होगा तब भी ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, सब लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे अर्बन प्लानिंग अच्छी नहीं है। हमारे कराची के अंदर भी अभी 50% लोग स्लम्स में रहते हैं। क्यों स्लम्स में रहते हैं? इसलिए स्लम्स में रहते हैं क्योंकि हमने लैंड को एक एसेट बना दिया जिसको आप होल्ड करते हैं। हमने शहर के अंदर और शहर के बाहर दोनों पे, या तो जमीनों पे डिपार्टमेंट्स का कब्जा, डिपार्टमेंट्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक केपीटी, पाकिस्तान स्टील वगैरह वगैरह, वो बजाय इसके कि लैंड को हम यूज करें लोगों को और बिजनेसेस को एम्पावर करने के लिए, हमने लैंड को यूज कर लिया है टू डिसएम्पावर पीपल, डिसएम्पावर द सिटी। और उसके आउटकम में फिर हमारी सिटीज ग्रो नहीं करती हैं, वो स्ट्रेंथन नहीं होती हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप में से किसी ने भी कभी बिजनेस करने के लिए ऑफिस खरीदने या रेंट करने की कोशिश की हो, तो आपको पता ये चला होगा कि जो रेजिडेंशियल का रेंट है वो हाफ है, और उसी उतनी ही साइज अगर आप कमर्शियल काम करते हैं तो उसका डबल रेंट है। अच्छा, आप सोचें कि कितना इलॉजिकल, अगर एज अ स्टेट जो कि कलेक्टिव एक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए है ताकि हम सबके ख्वाहिशें और ड्रीम्स पूरे हो सकें, वो स्टेट ने ये कहा है कि कमर्शियल लैंड इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल लैंड। जबकि कमर्शियल लैंड के ऊपर जब लोग बिजनेसेस बनाएंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। सो मैं ये नहीं कहता कि उससे रेजिडेंशियल से कम होना चाहिए, लेकिन कम से कम इक्विवेलेंट तो होना चाहिए। सो आई शुड बी एबल टू, अच्छा और उसकी वजह क्या है?
लैंड की स्केर्सिटी है, अच्छा एक तो लैंड की स्केर्सिटी हमने पहले क्रिएट की, फिर विद इन लैंड हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल में कमर्शियल लैंड की स्केर्सिटी डबल कम कर दी। उसकी वजह ये है कि जितनी डिमांड है, जितनी ज़रूरत है, उतने कमर्शियल लैंड हमने प्रोवाइड नहीं किया। हमने अपनी प्लानिंग के अंदर ये सोचा ही नहीं कि लोगों ने अगर बिज़नेसेस खोलने होंगे तो उनको ऑफिस चाहिए होगा। रेस्टोरेंट्स ने अगर रेस्टोरेंट खोलना होगा तो हम ये हमारे यहाँ वो इस्लामाबाद में भी, कराची में भी कैंपेन्स चलती हैं कि ये इन्होंने रेज़िडेंशियल एरिया में रेस्टोरेंट खोल लिया है। ये रेज़िडेंशियल एरिया के अंदर ऑफिस खोल लिया है। भाई क्यों खोला है? व्हाई इज़ नोबडी आस्किंग दैट क्वेश्चन? मतलब ये तो हम कह देते हैं कि अच्छा बंद कर दो इनके ठेले, गिरा दो, रेस्टोरेंट बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि उन्होंने खोला क्यों है? उन्होंने खोला इसलिए है क्योंकि कमर्शियल लैंड की स्पेस लिमिटेड है। और क्या कहते हैं, और ऑनेस्टली अगर आप शारा फैसल पे डीएचए के अंदर जाके, और चूंकि वो कॉस्ट ज्यादा है इसलिए फिर बहुत सारे लोग बिजनेसेस शुरू ही नहीं करते। सो अगर आप जाके ढूंढने लगे तो आपको एक रीजनेबल वैल्यू प्रोपोजिशन के आपके ऑप्शंस जो है ना, अगर आप किसी भी और यूरोपियन सिटी में, अमेरिकन सिटी में चले जाएं तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे कि कहाँ पे मैं ऑफिस खोलूंगा। और पाकिस्तान में जो है आपको, आप ऑफिस ढूंढने लगेंगे तो आपकी जो भी क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया पे आपको लगेगा जैसे 5-7 जगह है टोटल जहाँ पे आप ऑफिस बना सकते हैं उस तरह का, जो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आपको बड़ा ऑफिस बनाना है उसके लिए खैर रिलेटिवली फिर भी जगह मिल जाएगी। अगर आपने छोटे साइज का बनाना है स्पेशली तो उसके लिए और मुश्किल होगा आपको जगह ढूंढना। अच्छा, ना सिर्फ ढूंढना मुश्किल होगा, फिर जब आप उसको लेंगे तो फिर आपको एक रेजिडेंशियल के मुकाबले में डबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो भी अगेन इज रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों की प्राइसेस हमने अपनी इकोनॉमी, असल में सो प्राइस का मसला नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहेंगे कि देखो बीजिंग में, शंघाई में इतनी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है, हांगकांग में इतनी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारी इकोनॉमी और उसकी जो बाकी डायनामिक्स हैं, जिसमें लेबर की क्या कॉस्ट आती है, जहाँ पे हम मिनिमम वेज 17,000 रुपए हो, वहाँ पे सो मिसाल के तौर पे डॉल्मेन मॉल के अंदर ओवरऑल कमर्शियल स्पेस की लिमिटेशन और उसको अगर हम देखें तो डॉल्मे मॉल के अंदर एक अगर आप रेस्टोरेंट बनाते हैं तो उसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो आप मिनिमम वेज 17,000 18,000 रुपये दे रहे हैं। आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं 1,70,000 रुपये दे रहे हैं। और आपका जो रेंटल है डॉल्मे मॉल का वो 7 लाख 8 लाख रुपए। सो हमने स्ट्रक्चर अपनी लैंड पॉलिसी को इस तरह से किया हुआ है कि बजाय इसके कि बिजनेसेस अपने पैसे एम्प्लॉयज़ पे खर्च करें और लोगों पे खर्च करें, वो अपने ज़मीन के ऊपर और लैंड के ऊपर और रेंट के ऊपर खर्च करते हैं। अच्छा, अ, अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स बनाए, अगर आप लोगों की कोई कमेंट्स हो तो मुझे भी 2-5 मिनट की ब्रेक मिल जाएगी, एंड आई लाइक टू हियर व्हाट यू हर्ड एंड व्हाट मेड सेंस टू यू। आप लोग अपना हैंड रेज करें तो आई कैन आस्क यू टू स्पीक। Hey, Andil is physically raising his hand. Go क्या ahead, अंदील, गो Andil. अहेड। भैया आप जो बता रहे थे कि जो लोग परेशान होते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल एरिया है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इस तरह की बनाई है कि शायद वो अपनी तरफ से कहते हैं कि जी हम लोगों के या गरीबों के काम आएंगे, लेकिन ऐसा करते हुए वो जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर देते हैं। वो नाप के एक इलाका बना देते हैं कि बस इलाके के अंदर इतने लोग रहेंगे, इतनी दुकानें होंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो जाता है। तो लोग ज़्यादा घर बना लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, और लोगों को दुकान करीब चाहिए होती है, लेकिन चंद लोगों को शायद वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती। तो और जो स्टेट है, उसने कभी इस आइडिया को समझा ही नहीं कि हमें जो है बिज़नेस को आसान करवाना चाहिए, रेदर देन वो किसी और माइंडसेट के अंदर चल रहे हैं, शायद कॉलोनियल माइंडसेट है उनका, उस तरह से वो प्लानिंग की इजाज़त देते हैं। ओपिनियन था जो अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना। जी। थैंक यू अंदील। हाँ जी, कोई और, किसी और को कमेंट हैंड रेज कर लें, अगर उसका विल आस्क यू टू स्पीक। या जी Mudassir? शाहदेव। अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे मैं कहना ये चाह रहा था, पूछना चाह रहा था बल्कि, कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत डीप रूटेड हो चुका है ये रियल स्टेट का मामला और प्रॉपर्टीज में लोग इन्वेस्ट नहीं करते बिजनेसेस के अंदर, बल्कि प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रेफर करते हैं प्रॉपर्टीज लेना, प्रेफर करते हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग करना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब क्या हमें इसी का कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो जाए, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, या फिर इसका कोई हमें ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हमें, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेसेस कोलैबोरेशंस होते हैं, जिनके थ्रू हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम एक तरह से फरोग दे सकें, ना कि प्रॉपर्टीज पे जाए, क्योंकि अब प्रॉपर्टीज में मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट के ऊपर की बात चली गई है, अब वो फोर्सेस काफी ऊपर हैं गवर्नमेंट से भी, आई गेस। अच्छा, सो
फोर्सेस ऊपर है, ये आपने सही कहा। नवीद जो है ना एक अक्सर बात करते हैं कि हमें बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हमने अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इग्नाइट करने की ज़रूरत है, उसको ओपन अप करने की ज़रूरत है उस मार्केट को। और उसका डायरेक्टली ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ है, बिकॉज जब तक आपने एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे वो सारे लोग जिनके पास पैसे हैं वो पैसे डालते रहेंगे, और उस चैनल को रोकना, ये एक अलग क्वेश्चन है कि ये डिसीजन कौन लेगा, और क्या कोई ऐसा है भी जो ये डिसीजन लेना चाहता है या नहीं चाहता है। इसको अगर हम सेपरेट रखें, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो आप लिमिटेशंस को साइड पे रख के पहले बताते हैं अच्छा ये फ्यूचर है जिसमें हमें जाना है, और उसमें जाने के लिए हमें ये करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये करने के लिए क्या लिमिटेशंस हैं और किससे डील करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। सो प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा सिंपल है। अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर ये कहें कि अगर आप खरीदेंगे या बेचेंगे और उसके ऊपर आपको 20% उसकी प्राइस, एक तो उसकी प्राइस को इक्वल कर दें, मार्केट प्राइसेस पे कर दें, और आप कहें अगर आप बेचेंगे 20% आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर बड़े सिंपल सी बात है कि अब मैं जो है प्रॉपर्टी अगर लूंगा और बेचूंगा तो इसमें अगर 20% लेने पे और 20% देने बेचने पे मुझे आएगा, तो मैं सोचूंगा नहीं यार मुझे पैसे अगर प्रॉपर्टी में डाल दिए तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि जब दोबारा बेचूंगा तब किसी, यानी कि मैंने अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो उसमें 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को पहले स्टैम्प ड्यूटी थी, तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेज किया। सेकंड, जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो अगले बंदे ने जब उसको 6 करोड़ का लेना होगा तो उसको भी 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सो इस प्रोसेस के अंदर जो है लोग एज एन इन्वेस्टर, सो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसे कमाने होते हैं। अगर उसमें से आप रिटर्न पैसे चाहिए। कमाने की अपॉर्चुनिटी खत्म कर देंगे तो फिर वो लैंड यूज इसलिए यूज होगा, एक तो ये होगा इसलिए यूज होगा क्योंकि आपने उस पर काम करना है, रहना है। अगर आपने रहना होगा तो आप खरीदेंगे, अगर आपने उस पर बिजनेस बिल्ड करना होगा तो आप खरीदेंगे, वरना आप उसको इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि अभी वो टैक्स फ्री रहा है और अभी थोड़ा थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से कंट्रोल आ गया। दूसरा जो है वो है कि फॉर एग्जांपल मैं डीएचए कराची में रहता रहा हूँ, सो फेज 5 के अंदर एक बदर कमर्शियल एरिया है। आप पूरा गूगल मैप्स खोलें और आप देखेंगे रेजिडेंशियल एरिया कितना है और कमर्शियल एरिया कितना है, आपको वहीं पे पता चल जाएगा अच्छा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कमर्शियल एरिया जितना है उससे 5 गुना करने की जरूरत है, 10 गुना करने की जरूरत है, और हमें मिक्स यूज स्पेसेस करने की जरूरत है कि जहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों साथ चले। हमारी प्लानिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। ये इट इज इलॉजिकल कि हम ऐसी सोसाइटीज बनाते हैं जिसमें लोग हजार हजार गज के फार्म हाउस के अंदर शहर के अंदर रहते हैं और वहां से ड्राइव करके अंडे डबल रोटी देने जाते हैं। ये इलॉजिकल है। आपने इस तरह की अगर सोसाइटी बनाएंगे तो उसके अंदर वही होगा जो हमारे यहाँ हो रहा है। हमें बड़े तो अगेन लैंड यूज के अंदर हमें मिक्स यूज चाहिए, हमें अपने कमर्शियल स्पेसेस को मल्टीप्लाई करना चाहिए बाय 5-10। हमें मतलब हम बड़े सिंपल हम कहते हैं जॉब्स चाहिए भाई, जॉब्स बनाने के लिए किसी को बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए उसको जगह चाहिए, और उसको जगह ऐसी नहीं चाहिए जो शहर के बाहर हो, उसको जगह ऐसी चाहिए जो उसके घर के करीब हो। क्योंकि अगर उसको घर से 1 घंटा दूर जाके, आप खुद सोचें आप में से जितने लोग कम्यूट करते हैं कि अगर आपका कम्यूट 25 मिनट से ज्यादा है तो वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस है जो कि आपको हर रोज करना पड़ रहा है। सो अगेन सो लैंड के इश्यूज तो एड्रेसेबल है, कौन करेगा ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत पेसिमिस्ट हूँ मामले में कि अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता लैंड के बारे में, लैंड के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, मगर अगर इसी फोकस को दूसरी रेगुलेशन की तरफ, जैसे पेपॉल के अंदर आने के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने, डिजिटलाइजेशन हो जाए, डिजिटली बंदा कंपनी रजिस्टर करवा ले, डिजिटली पैसे ट्रांसफर हो जाए, इस सारी चीजें ज्यादा हो जाए, देखिए ना कि हम इस चीज पे फोकस करें। शाजिब, आई एम आल्सो वेरी होपलेस अबाउट द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान कि चीजें कैसे इंप्रूव होंगी ई विद कॉमर्स की वजह से, हाँ ई कॉमर्स की वजह से क्या मतलब ई देखो कॉमर्स भी बहुत ज्यादा असल नहीं देखिए, असल में इशू ये कि इवन यूएस के अंदर भी अभी ई कॉमर्स इज नॉट द डोमिनेंट वे टू डू कॉमर्स वन, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। सो हमसे वो 20 साल आगे चल रहे हैं। इसका मतलब 20 साल के बाद भी हमारी ये स्टेज नहीं होगी कि हमारी डोमिनेंट। और दूसरा मसला ये है कि जैसा मैं भी रैन द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप से काम करता हूँ, लेकिन अगर आपने पूरी इकोनॉमी को उठाना है तो आपको ग्राउंड लेवल पे आपको हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा कुछ लोग जो है मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए और इससे मुल्क सही हो जाएगा। वो मेरे लिए इंडिविजुअली, आपके लिए इंडिविजुअली, या कुछ लोगों के लिए इंडिविजुअली तो ठीक है, लेकिन एक कलेक्टिव सक्सेस है और एक इंडिविजुअल सक्सेस। तो इंडिविजुअल सक्सेस के लिए इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। आप इंक्यूबेटर बना लें, 500 स्टार्टअप्स की हेल्प कर लें, उनमें से 50 स्टार्टअप बहुत बड़ी बन जाएंगी, लेकिन वो 50 स्टार्टअप जो है वो अगर 50,000 लोगों को भी एम्प्लॉय कर लेंगी तो हमारा मुल्क 20 करोड़ लोगों का है। वो 20 करोड़ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी उसी वक्त क्रिएट होगी जबकि हम
essential issues को essential problems को address करेंगे which have to do with taxes and land again land labor capital labor के अंदर investment कैसे हो रही है, land किस तरह से use हो रहा है, कैपिटल अभी अब कैपिटल के बारे में बात करेंगे, लेकिन कैपिटल जो है वो किस तरह से लोगों को अवेलेबल होता है, किस तरह से मोनोपोलाइज होता है, उसमें स्टेट का रोल क्या है. एनीवेज कोई और क्वेश्चन? स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है मतलब क्या? स्टेट नहीं, देखो स्टेट इज ऑलवेज इंटरवीनिंग. स्टेट इज ये इंटरवीनिंग जो राइट नाउ. शाहजहान, मैंने जस्ट एक इंटरप्ट करना है आपको. आप दो लोग इकट्ठे होपलेस इकट्ठे हो गए हैं, आप भी और शाहजेब भी. हाँ, थैंक तो यू. इसलिए आई जस्ट थॉट के जो है ना उसमें इंटरवीन करूं, मैं जरा अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं. बिल्कुल बिल्कुल. एम आई अलाउड? जी जी टोटली. अच्छा चलें. हमें आपकी हेल्प की जरूरत थी. अच्छा चले, दो तीन चीजें हैं. देखें, दो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप बता रहे हैं, शाहजेब ने भी मेंशन किया. आई थिंक दीज आर रियल चैलेंजेस एंड नो वन कैन डिनाई दैट सिचुएशन इज नॉट गोइंग वेरी गुड. लेकिन जो एक बात है ना कि जिस पे ये कहना कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज नॉट द, आई डोंट बिलीव दैट जो है ना. सो व्हाट आई बिलीव के आइडियाज आर मोर पावरफुल देन इंटरेस्ट्स. सो एक होता है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें एक डिस्कशन होती है दैट इज अबाउट इंटरेस्ट्स, कि हम कहते हैं एलीट इंटरेस्ट्स हैं और एलीट जो है वो डोमिनेट करती है, इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, माफिया. बट यू नो what I personally believe, and that's what I've read, ideas are more powerful than interests. अच्छा, और आइडियाज के बारे में ये होता है कि यूजुअली देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रगल. जिन सोसाइटीज की आज हम बात करते हैं, सो व्हेन वी आर गिविंग एग्जांपल्स ऑफ यूरोप और द यूएस, they've fought a long journey, they've done this journey, for centuries. और अभी जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे everything was, delivered to them ready made, designed by some prime minister or the president of that country, and our prime minister and president is not doing the right thing. So I generally give, a few examples that I think are very important, particularly, that's where this Learners Republic comes from, or the inspiration came from a Republic of Letters. तो आप लोग जरूर उसको ब्राउज करें. वो जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की थी, कल्चर ऑफ ग्रोथ की, so that book has also mentioned about the role of Republic of Letters in Europe, जो है 16th 17th century में, जो है ना 17th 18th century में. So centuries लगी उस सारी, अगर आप पहली देखें तो जो पहली मूवमेंट थी एनलाइटनमेंट की, तो एनलाइटनमेंट का जो फर्स्ट पिलर था, फर्स्ट पिलर उसमें उन्होंने चर्च की जो है वो छुट्टी कराई अपने उस जो है वो सारी गवर्नेंस से. सो इट वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल. सो जिस तरह से चर्च का होल्ड था, जब चर्च का हो गया तो उसके बाद दे केम टुवर्ड्स मोनार्की, और उसके बाद उन्होंने दे फॉट फॉर सिविल लिबर्टीज, democratic societies. It took centuries. They fought against kings and queens and everyone. So वो सारे लोग थे उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे. सो उसके बाद जाके वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फिर स्ट्रगल स्टार्ट होती है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड जो है वो, ये किसी ने मलेशिया का लिखा है तो उस पे भी आते हैं. सो वो जो है, इसके बाद अगर आप यूएस में देखें, यूएस में जो स्टार्ट में जो एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रगल रही है, मिडिल क्लास का जो नैरेटिव था, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों ने लीड किया, वो भी आपके सामने है. अच्छा, बाद में अगर आप आए तो ये जो थी लास्ट सेंचुरी के स्टार्ट में जो है वो पर्टिकुलरली जो स्ट्रगल जो है वो थियोडर रूजवेल्ट ने और उससे सारे ने मिलके जो एंटी ट्रस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए. रॉबर्ट बैरन्स जो थे उस टाइम के, उनके खिलाफ काम किया. सोशल सिक्योरिटी की मूवमेंट थी. उसके बाद इट लुक्स लाइक के मतलब ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो गया हुआ है. लेकिन इफ यू लुक एट द स्ट्रगल ऑफ लेबर यूनियंस इवन इन द यूएस, now I'm not talking about the European struggle. So even in the US, labor unions fought for their rights. उसके बाद African Americans की struggle आई. So African Americans ने उन्होंने struggle की. So it took like years and years इस सारे process में. So ideas जो होते हैं वो ideas do have a spillover effect. Sometimes आपके ideas जो हैं वो उस वक्त accept नहीं होते, बाद में build कर देते हैं. Sometimes आपके ideas, that's what in economics we call it intertemporal use of ideas.
So that's where I personally believe. और उसमें I'm not saying the situation is very good. Yes, situation is not very good, and that's what is alarming, and we are all worried, and that's why we are sitting here that we can find solutions. लेकिन उसमें मतलब ये कहना कि जो जो थोड़ा सा ईस्ट एशियन कंट्रीज का आया है, that's what called the East Asian miracle जो है, सो उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल, जैसे मैं उस दिन आपको स्टेट मार्केट रिलेशंस का बता रहा था, तो आई वाज मेंशनिंग टू यू दैट दैट्स यूजुअली कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमीज. सो हर इकोनॉमी जो है उसकी एक अपना सोशियो पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं. जैसे चाइनीज की होमोजेनस सोसाइटी थी, सिंगापुर के अंदर relatively homogeneous society थी, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, रीजन्स हैं, तो शायद वो चाइना जैसे मॉडल, सिंगापुर जैसे मॉडल जो है वो अप्लाई ना हो सके उसमें. But anyhow, that's a long journey and long struggle. It's not something ready-made, That's all from my side. Over to Shah Jahan. Thank you. अच्छा, so I think वो कहते हैं टनल के आखिर में लाइट है कि नहीं है. So it's a question of कि आपका टनल कितना लंबा है. So Naveed is an academic, तो उनका टनल काफी लंबा है, and he's willing to look far enough. I'm an entrepreneur. I like things to happen faster than Naveed's expectations. So when I say hopeless, if I was completely hopeless कि यार कोई चांस ही नहीं है, तो हम ये कॉन्वर्सेशन ना कर रहे होते, मैं इसका पार्टिसिपेंट ना होता. What I mean by hopeless is कि and I completely agree with Naveed कि ideas take their own time. आपको सीड करना पड़ता है उनको, वो दरख्त में कन्वर्ट होते हैं, दरख्त का फल निकलता है और it spreads. So all of that being true. लेकिन as an entrepreneur, I like to look at a problem and try to come up with a solution and try to apply it and get there faster, ideally in the next year, if not that, then in my lifetime. इस वक्त जो है so I'll leave that hopelessness वाला point to that और आगे चलते हैं. अच्छा, so क्या स्टेट जो है और एंटरप्रेन्योरशिप, क्या वही हमारे challenges हैं एंटरप्रेन्योर्स के सक्सेसफुल होने में? ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप के challenges हैं या बिजनेसेस बिल्ड करने के जो challenges हैं, वो हमारे कल्चर से भी कनेक्टेड हैं. ऑब्वियसली अगेन कल्चर को हम सारे मिलके इन्फ्लुएंस भी करते हैं और आगे भी लेके बढ़ते हैं, लेकिन कल्चर में क्या मसले हैं? सो मिसाल के तौर पे हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है. अच्छा, डिस्ट्रस्ट जिस भी सोसाइटी में डिस्ट्रस्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. वहाँ पे एवरीथिंग स्लोज डाउन, और उसकी वजह सिंपल सी है कि अगर मैं और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है अहमद मुश्ताक एक दूसरे को नहीं जानते हैं और हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें लगता है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वो तो हमारा जो है आपस में ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो वीक है, और हम लोग एक दूसरे को डाउट और डिस्ट्रस्ट के साथ देखेंगे और देखेंगे अच्छा ये कब गड़बड़ करेगा मेरे साथ, या ये he'll be looking at me and saying कि मैं कब गड़बड़ करूंगा. उसका ऑब्वियसली एक ताल्लुक स्टेट के साथ भी है कि लॉज इंप्लीमेंट होते हैं नहीं होते, आप कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा. लेकिन दूसरा ताल्लुक इससे भी है कि जब एक सोसाइटी एक डायरेक्शन में चली जाती है तो उसको फिर वापस लाने में टाइम लगता है. तो इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रस्ट, फियर, एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शंस बिजनेस पार्टनरशिप्स सही नहीं होती हैं, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप सही नहीं होते हैं. एम्प्लॉयर वांट्स टू गिव एज लिटिल एज पॉसिबल, एम्प्लॉई वांट्स टू गिव बैक एज लिटिल एज पॉसिबल. हमारे यहाँ जो है, अच्छा, जब भी कल्चर के अंदर सुपरस्टिशन और बैकवर्डनेस और ट्रेडिशनलिज्म ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एनवी का भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो जो भी जैसे जैसे कल्चर जो है थोड़ा और साइंटिफिक हो जाता है, एविडेंस बेस्ड हो जाता है, डेटा ओरिएंटेड हो जाता है, तो उसके अंदर लोग एक दूसरे की आपकी सक्सेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई नीड टू बिल्ड माई ओन सक्सेस. लेकिन जब कल्चर जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट, बैकवर्ड लुकिंग होता है, तो उसके अंदर एनवी का एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. उसका मतलब क्या है? अच्छा, मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने इर्द गिर्द, आई हैव टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ फाउंडर्स, आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, वो सारे और लार्ज कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, कईयों की स्टोरीज देखी हैं. तो उसमें होता ये कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स अगर बड़ी कंपनी भी बना लेते हैं तो इट्स मेनली अ वन मैन शो और अ फैमिली शो. उसके अंदर जो मिडिल मैनेजमेंट जिस क्वालिटी की डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं होती है. वो मिडिल मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह से सपोर्ट नहीं करती है,
वो वहीं तक सपोर्ट करती है जहां तक उनके लिए नेसेसरी होता है अपने पर्सनल फायदे के लिए। सो एवरीवन कलेक्टिवली, हमारे डीएनए जो है उसके अंदर जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस और वो ज़्यादा है, एनवी का एलिमेंट ज़्यादा है। सो आप जब अपने अच्छा, और शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो जो इंटेलिजेंस या क्लेवरनेस और विजडम के अंदर फ़र्क होता है। क्लेवरनेस इज़ कि मैं इस मोमेंट पे अपना क्या फ़ायदा कर सकता हूँ। विजडम इज़ कि मेरा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या है। सो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपका फ़ायदा जो है वो सही चीज़ करने में होता है, क्योंकि उसके आउटकम में आपकी रेपुटेशन बनती है, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, सोसाइटी में ट्रस्ट बढ़ता है, आपके लिए भी अच्छा होता है, दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है छोटी सी चोरी कर लेना, कोई गड़बड़ कर देना किसी के साथ, या अपने वर्ड्स को चेंज कर लेना, थोड़ा झूठ बोल लेना, वो आपको आसान लगता है। अच्छा, और ये अगेन, सो ये जो कल्चरल इशू है, ये फिर हमारी स्टेट के लेवल पे भी आ जाता है कि हमारी स्टेट भी जो है जब प्लानिंग करती है तो वो आज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसकी हद तक देख रही है, और उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बंदा है वो अपने इंटरेस्ट को पहले देख रहा है बजाय इसके कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखे। हमारी इंडस्ट्री भी जब जाके स्टेट से निगोशिएट करती है तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, सो नैरो शॉर्ट साइटेड इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं। जबकि अगर आपको कलेक्टिवली सोसाइटी को बिल्ड करना है तो हम सबको अपना विजन ब्रॉडर करना पड़ेगा, हम सबको शॉर्ट की बजाय लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि डूइंग द राइट थिंग राइट नाउ इज गुड फॉर एवरीवन। अच्छा, ये आप लोगों के ख्याल से इसमें स्टेट का कोई रोल हो सकता है, या ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जिसमें हर एक को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा? कोई हाथ रेस किया किसी ने? तो मुदस्सिर जी। Thank you, Shahjan. I just had Can one I question. add something? Oh, जी, sure. sorry, who was I? मुदस्सिर आप बात करो। Okay. I was going to ask, in terms of, examples either regionally or elsewhere, where sort of countries have faced similar challenges, and how they've sort of adapted. So if we're looking at, I don't know, Bangladesh or even India, I mean, so how is it that they've addressed some of these issues, if they have, or even China? So the sort of comparative you made in the beginning, that regionally countries are moving and we're not moving at the same pace. So what is it that they've done in relation to sort of this land holding patterns, or disincentivizing sort of just speculative trading in land? So China or Vietnam, for example, exports have grown to more than $300 billion in the last 15-20 years, and they were way behind us like 25-30 years ago. China has also grown really fast in the last 25 years. So उन्होंने जो primarily जो economic zones बनाए, उन्होंने ये किया कि बाकी तो I don't know, I haven't lived in China or in Vietnam, but बाकी तो जिस तरह भी उनके साइड चल रहे, पर उन्होंने special economic zones बनाए, उसमें वियतनाम में you can get land for 10% of the price जो कि commercially available होगी in that economic zone, and which means कि अगर वैसे वो 10 करोड़ की प्राइस होगी तो आपको 1 करोड़ में अगर आपने फैक्ट्री लगानी है, और फिर उसके ऊपर इवेंचुअली इट कम्स टू इन्फोर्समेंट कि अगर आपने वो फैक्ट्री नहीं लगाई तो क्या वो ज़मीन आपके पास ही रहती है या नहीं रहती है। तो हमारे यहाँ जो है व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ के रूल्स हमारे भी शायद सिमिलर ही होंगे, करीब ही होंगे। जैसा पोर्ट कासिम के अंदर somebody owned a huge piece of land and they sold it to a large company, I don't know, Coca-Cola कोई किसको बेचा था, और they sold it for 3 billion rupees, and और गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। So eventually, land which was taken for some other purpose to build a factory was not done, was not made use of in that sense for the next 20-25 years, and then they profited with 3 billion rupees for doing, just holding that land. Relative to this, वियतनाम या चाइना के अंदर जो है उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, इन्फोर्समेंट बेहतर है, तो उन्होंने इकोनॉमिक जोन्स बनाए और वहाँ पे कर दिया। अच्छा, उसके अंदर भी जो है, जो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा कि जो हमारी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है
वो उसके इश्यूज हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंडिविजुअली उनमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस फ्रेमवर्क के अंदर वो काम कर रहे हैं और डिसीजंस लेते हैं, उस फ्रेमवर्क के अंदर डिसीजन ना लेना बेहतर है एक तो, और उस फ्रेमवर्क के अंदर सक्सेस कनेक्टेड नहीं है आउटकम के साथ। आपकी सक्सेस कनेक्टेड है फॉलोइंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स व्हिच वर बिल्ट ओवर, पहले अंग्रेजों ने बनाए, फिर हमने उसके ऊपर और बिल्ड कर, हमने इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज बना दी हैं कि ब्यूरोक्रेट का जो मेन फंक्शन है वो उन प्रोसीजर एंड पॉलिसीज जो रिडंडेंट हो चुके हैं, जो पड़े हुए हैं, जो उनको फॉलो करना है और काम करना या आउटकम लेके आना नहीं है। सो अगर आउटकम लेके आना हो तो अगर आपके कराची का कोई कमिश्नर बनता है, मेयर बनता है, तो उसका आउटकम ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है इस साल, हमने एजुकेशनल सर्विसेज को किस क्वालिटी उसकी कैसे अपग्रेड हुई है, लेकिन उसकी मेजरमेंट का सिस्टम भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि अच्छा हाँ ये पैसे हमने खर्च करने, स्कूलों की अपग्रेड होनी है, इसमें ये पैसे खर्च होने, पैसे सही तरीके से खर्च होने चाहिए। सही तरीके का मतलब ये नहीं है कि उसका आउटकम सही निकलना चाहिए, सही तरीके मतलब जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बने हुए हैं उनको फॉलो करके होने चाहिए, चाहे उसमें पैसे ज़ाया हो जाए। सो अगर आप प्रोसीजर और सो हमेशा प्रोसीजर का मकसद ये होता है प्रोसेस बनाने का। प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एनी टू रन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रोसेस इज ऑलवेज मेड टू अचीव अ सर्टेन आउटकम। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हमने प्रोसेस बनाया, फिर उसको और कॉम्प्लिकेट किया, फिर उसको और कॉम्प्लिकेट किया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप प्रोसेस की वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फंसे रहें और आउटकम ना भी दें, यू आर फाइन। अगर आप आउटकम पे फोकस करते हैं, यू हैव टू गो अराउंड द सिस्टम टू डिलीवर एन आउटकम, विच मीन्स कि आप करप्शन कर रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हैं। सो हमें करप्शन और कॉम्पिटेंस दोनों को मर्ज कर दिया है क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा। सो एनीवेज, सो आई फील कि हमारा जो है इस वक्त जो गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं करता है आउटकम ड्रिवन डिसीजंस को, जिसकी वजह से अगर कोई करना भी चाहे तो नहीं करता है। So this is the sort of thing that's is being done in, let's say, Bangladesh or Vietnam. So my original question was, what is it that they're doing that has not happened here? In relation to your first thing, which was around land, and then we can just go, So, is it just enforcement? So on paper, the laws and regulations are broadly the same, but it's an enforcement issue? I think if you go deeper down, it's a cultural issue. It's about how we look at things and how we approach them and how we make decisions. And from a cultural perspective, our state and its apparatus is not economic growth driven. It's not people oriented. It's not. It's structurally it's still extractive. उनकी स्टेट ने किसी टाइम पे उन्होंने स्ट्रगल करी, जैसे नवीद कह रहे हैं, आइडियाज शेयर हुए, लोगों ने डिस्कशंस की, आइडियोलॉजीज बनी। पहले उन्होंने एक वो ग्रीन रेवोल्यूशन करने की कोशिश की, अब चाइनीज ने कहा कि हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे। इट वाज इवेंचुअली एज अ कलेक्टिव बॉडी दे वर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ प्रॉस्परस सोसाइटी। सो और उसके लिए जो है उन्होंने सोचा व्हाटएवर वर्क्स वाला मॉडल, और हमने जो है फिलहाल उस डायरेक्शन में उस स्पीड से नहीं गए, हम उसमें बहुत पीछे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं, देयर सम करेक्ट एक्शंस, बट व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल सेंस, तो अभी तक भी हमारी जो शिप की डायरेक्शन है, एक होता है डायरेक्शन हम स्लो हैं लेकिन डायरेक्शन सही हो गई है, लेकिन अभी डायरेक्शन हमारी सही नहीं हुई है। दिस इज माय ओपिनियन। उन्होंने कैसे इन्फोर्समेंट की, आई हैवंट लिव्ड देयर, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट कि उन्होंने वो इन्फोर्समेंट के इशू को कैसे एड्रेस किया। हाँ, ये हिरा अमरीन कुछ कहना चाहती? यस सर, मैं कहना चाहूँगी आपने जिस तरह बताया, तो मुझे भी लगता है कि कल्चर गैप हमारे पास है, एक बहुत इम्पोर्टेंट गैप मौजूद है। बट मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछना था आपसे कि आपने जिस तरह बताया कि आइडियाज़ आते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, देन इंक्यूबेशन सेंटर्स में, जैसे कराची में हमारे पास NIC है या नेस्टायो है, वहाँ पे लोग आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो 5 साल से अगर नेस्टायो में NIC में रन कर रहे हैं, जब वो अपने ऑफिसेस बनाने जाते हैं, आई डोंट नो, बट वो उस शूज के अंदर फिट इन नहीं हो पाते, वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो इसकी क्या ऐसी वजह है कि हम लोग जो इतने बिग आइडियाज देखते हैं और दे विन अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे हल्ट प्राइज हो गया, आई वर्क एट हल्ट प्राइज, आई वर्क एट सर्कल, तो मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं इतने स्टार्टअप्स देखती हूँ, देयर सो मेनी मोटिवेटेड पीपल जो चाहते हैं स्ट्रेटजीज बनाना। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट कि वो इतने हिट नहीं हो पाते? बिकॉज ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव टैलेंट और वी डोंट हैव आइडियाज, वी डू हैव बोथ ऑफ द थिंग्स, बट वी डोंट हैव द मेन
सेटलमेंट फॉर दैट। दूसरा ये कि इसका अकाउंटेबल कौन है, कि हम पता चले, जो आपने लैंड का सवाल किया था, कि हु इज अकाउंटेबल, वेयर वी नीड द पॉलिसीज एंड हु विल बी अकाउंटेबल फॉर दीज सिचुएशंस टू फिगर आउट। और उसी से लिंक था कि अगर आप सिर्फ कराची में देखें, पाकिस्तान में देखें, तो जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर होता है और गरीब तबका गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो वहां पे क्या ऐसा सिचुएशन है कि हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, या एक सर्कुलर स्टेट में ये समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा कम से कम पॉवर्टी लाइन जितना नीचे है वो कुछ तो बेहतरी की तरफ आए। तो या देयर आर लाइक कपल ऑफ क्वेश्चंस। couple of questions and I got lost in a few, but I'll try to answer some of them. एक तो ये कि दुनिया भर में अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, so that's a global process right now. उसके अंदर कुछ कंट्री जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो रही है, जैसे चाइना कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, वहाँ पे रिलेटिवली नीचे से भी लोगों को सपोर्ट मिल रही है। वरना इवन रिच कंट्रीज के अंदर इस वक्त अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब हो रहे हैं, यूएस के अंदर भी एंड अदर कंट्रीज। लेकिन आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग वो टू मी द लार्जर इशू इज कि हमारी स्टेट के अंदर जो भी पोजीशंस ऑफ पावर में लोग हैं, we have to seed this idea कि state has to be people centric and it has to constantly ask itself कि जो not process centric, so हमारे process नहीं exist करते बुरे हैं, वो भी अपनी जगह पे इशू है, लेकिन जो exist करते हैं वो भी people centric नहीं है। So what we need to do is कि जब state में हर बंदा ये सोचेगा कि मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ उसका लोगों की जिंदगी पे डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो that will start and once that culture changes तो उसका फिर इफेक्ट आएगा, क्योंकि लोग मिलकर फैसले करते हैं। हर फैसले को करने के लिए कोई 10 लोग मिलते हैं, कोई कमेटी होती है, कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, who come together to make a decision। और वो डिसीजन जो है आप अगर उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो शायद उसको we can't fix it, बट लेकिन अगर आप कल्चरल इशू एड्रेस कर लें कि इस वक्त जो स्टेट है वो उस लेवल की पीपल ओरिएंटेड नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, वो पुअर ओरिएंटेड हो सकती है, जो कि जैसा अभी अंदील ने भी कहा था, एक वेलफेयर स्टेट की तरह से सोचने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी एक पैकेजिंग है जिसके अंदर एक्चुअली वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, वो मतलब पीपल ओरिएंटेड नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ एक उनका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर है कि अच्छा एक बिल्कुल गरीब बंदे के लिए हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें कर देते हैं जो कि शो करें कि हम कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं करते। दूसरा आपने जो स्टार्टअप्स को पूछा, आई थिंक कि नेस्ट, एनआईसी, बाकी इंक्यूबेटर्स जो हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ एन ओवरऑल इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी का जो लार्जर सेंस है उसके अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को उस तरह से फ्लरिश नहीं होने दे रहे जिस तरह होनी चाहिए। अभी भी अगर आप रिसेंटली देखो तो एक तो ये कि इंक्यूबेटर्स का काम इज प्राइमरीली कम्युनिटी बिल्डिंग एंड स्प्रेडिंग दैट आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, और उसके इर्द गिर्द कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करना और वो कम्युनिटी को पुश करना। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ग्रूम इनटू बेटर founders over time at Nest as well as at NIC, and also get connected to each other and talk about this। but जो success है उसके लिए जो एक key element है वो capital है, और capital जो है विद इन पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिलेटिवली कम अवेलेबल है। जो बाहर से आते हैं या जिनका नेटवर्क आउटसाइड पाकिस्तान होता है उनको वो कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है। सो इस वक्त भी अगर आप स्टार्टअप्स जिन्होंने सिग्निफिकेंट फंडिंग रेज की है, तो स्टार्टअप इज जनरली व्हेन यू से स्टार्टअप, इट्स नॉट अ स्मॉल बिजनेस, इट्स अबाउट रेजिंग कैपिटल। और कैपिटल जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि अगर आपका पाकिस्तान से बाहर नेटवर्क है और वो नेटवर्क और पाकिस्तान के नेटवर्क को आप मिला के पैसे रेज कर रहे हैं, तो दोज फाउंडर्स आर मोर सक्सेसफुल। फाउंडर्स विच आर लिमिटेड इन द नेटवर्क टू पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर उनका नेटवर्क है, they have been unable to tap into capital। अगेन उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो कैपिटल है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ फैमिलीज, कुछ बिजनेस हाउस के पास है, और वो सो द ओनली वे टू ब्रेक इट, जो कि जैसा करीम ने किया है, कीप ट्रकिंग, एफिनिटी एंड सो ऑन, इज कि आप या तो बाहर से आए, या फिर जिस तरह फॉर एग्जांपल बाइकिया के केस में उसने द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज फ्रॉम जेएस बैंक, सो जहांगीर सिद्दीकी फैमिली ऑफिस अगेन
came into play. So हर एक के अंदर या तो आपका बाहर का नेटवर्क होना चाहिए या पाकिस्तान के फैमिली ऑफिस नेटवर्क होना चाहिए. So वो अक्सर फाउंडर्स का नहीं होता है और उनकी and they are unable to break through that barrier. So I think that capital is a larger issue. लेकिन within that space, I don't think startups are going to solve all of Pakistan's problems. All of Pakistan's problems will be solved when we empower small businesses. But the startup ecosystem is growing, and in the next 5 years, you will see a lot of really large companies coming out of Pakistan. Yes, Mohammed Arfan, and then Wajia. जी शुक्रिया शाहजेब. मेरा सवाल था और एक कमेंट था कि जो आपने बेसिकली अभी तक की जो गुफ्तगू है उसका ज़्यादातर जो बेसिकली फोकस है वो बाहर की तरफ है कि स्टेट का जो रोल है बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें क्या कोताहियाँ क्या कमियाँ. तो हमारा जो अभी कम फोकस मेरा सवाल इस तरफ है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर जो एक्चुअली कमियां हैं कोताहियां हैं. फॉर एग्जांपल जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितना हमारा एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली R&D करता है, रिसर्च करता है कि बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर कितना फोकस होता है उसका, या उस बिजनेस को स्केल अप करने के लिए उसकी जो रिसर्च है और R&D का जो कंपोनेंट है वो बिजनेस में कितना इन्वॉल्व होता है, और बाहर का एक्सपीरियंस क्या है जो बिजनेसेस हैं जो उनकी कंटिन्यूटी है और उसके अंदर R&D का जो कंपोनेंट है वो कितना इन्वॉल्व होता है. इस पे एक थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करें. और दूसरा ये था कि क्या कोई इस तरह का डाटा अवेलेबल है कि पाकिस्तान के हवाले से कि जिससे पता चले कि जो नया एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, जो नया बिजनेस आ रहा है उसका फेल्योर रेट क्या है, और वो मतलब एनुअली या डेकेड वाइज फेल्योर रेट जो है वो कितना है, उस पता चल सके कि या किसी पॉलिसी को असेस करने के लिए कि अगर आप गवर्नमेंट ने एक बिजनेस पॉलिसी बनाई है तो उसको देखने के उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए कि इस पॉलिसी के बाद जो है वो बिजनेस का सक्सेस और जो फेल्योर रेट जो है उसको देखने का कोई तरीकाकार है. So एक दो और क्वेश्चन भी ले लेते हैं. अभी कौन है ये सैयद इर्तिजा? Assalamu alaikum, sir. So my question is regarding the information asymmetry in the contracts between the venture capitalists and the entrepreneurs. So let's say if you go to NIC या आप किसी ऐसे incubation center के पास जाते हैं who are willing to accelerate your startup or even incubate it, there is certain information asymmetry, और हमें जो entrepreneurs are, they're kept away from the actual information as to what will be the actual shareholder आपका कितना होगा and how they will be improving and once the business is established. So can you talk on that? And this is just, by the way, the one of the features of a flawed contract. Can you comment on other reasons and effects? अमित, सिर्फ एक चीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज एंटर करती हैं, दोनों को क्लियरली पता होता है. आई एम नॉट श्योर कि एसिमेट्री क्या होती है इसमें. So basically, let's say अगर आप एक्सेलरेट कर गए हैं, आप अपने एक्सेलरेशन मोड में चले गए हैं, NIC का ये कह सकते हैं कि आप स्टार्ट एंटरप्रेन्योर्स को वो कहेंगे कि जैसे जैसे हम आपको रिसोर्सेज और आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं उसी तरह आगे जाके हम अपना इक्विटी जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे. सो NICs और नेस्ट आयो दोनों इक्विटी नहीं लेते तकरीबन, और लाहौर वाले लेते हैं सिर्फ, लेकिन वो लाहौर वालों की ही मैं बात कर रहा हूँ. बिल्कुल जी, लाहौर वाले भी आई थिंक वो 2% इक्विटी शायद लेते हैं, और क्या कहते हैं, और वो आपको बताते हैं कि हाँ आपके लिए ये करेंगे. सो उसके अंदर कंफ्यूजन कहाँ पे है? आपके पास चॉइस है कि आप उनको ज्वाइन करें. So basically once you are accelerated, आपका incubate हो जाता है, accelerate भी हो जाता है startup, and you ask for further resources from NIC in terms of money or other resources, right? So what basically these incubation centers ask for is more equity and increase in their share. So नहीं, आई थिंक एक तो ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो वो आपको सर्विसेज पहले से बताते हैं कि ये हम आपको सर्विसेज देंगे, इसके बदले में ये लेंगे, और अगर उसके एडिशनल और फंडिंग तो मेरा ख्याल है प्रोवाइड भी नहीं करते. तो resources, I mean, yeah, resources. फंडिंग एनीवेज. सो मेरा ख्याल है आगे चलते हैं. और किसका क्वेश्चन है? सॉरी, एक
अरफान आपके दो क्वेश्चन थे, एक तो फेलियर से मतलब था, तो आई थिंक फेलियर जो है एसेंशली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फेलियर। आप हर रोज फैसले करते हैं, उनमें से कुछ फैसले सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। जो गलत फैसले होते हैं वो फेलियर होता है, और उससे आप सीखते हैं और दोबारा फैसला करते हैं। सो नो एंटरप्रेन्योर फेल्स, एंटरप्रेन्योर्स मेक मिस्टेक्स एंड दे लर्न फ्रॉम देम एंड दे मूव ऑन। फेलियर वुड बी कि अच्छा आपने फेलियर, अगेन बिजनेस का फेलियर या पर्सन का फेलियर। तो पर्सन का फेलियर वुड बी कि हाँ ही स्टॉप्स बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। इट्स लाइक आप यूनिवर्सिटी में गए पीएचडी करने के लिए, खत्म कर किए बगैर अगर आपने छोड़ दी तो यूर अ फेलियर। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस जर्नी पे, चाहे आपको 3 साल लगे या 5 साल लगे या 8 साल लगे, तो देन यू नॉट अ फेलियर, यू जस्ट अ वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था पहले वाला रिगार्डिंग? रिसर्च के हवाले से कि ये न्यू एंटरप्रेन्योर जब आता है तो वो कितना देखिए उसका कल्चर अगेन जो है वो आई रिसर्च थिंक के हवाले से है कि हमारा वो जो आज इस का पे सेशन है इज अबाउट पॉलिसी एंड हाउ स्टेट्स entrepreneurial relationships, how state needs, what state can do potentially, and how you guys as policy makers or contributors to policy can help the state। और दूसरा ये कि जिस तरह से आप लोग सारे Zoom यूज करते हैं या Facebook यूज करते हैं, इसके अंदर हम सारे एक रोल प्ले करते हैं, राइट? फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, जूम के अंदर, वो रोल जो है इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस जो आपके पास टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड की हैं। यानी कि फेसबुक ने जो लिमिटेशंस डाली हैं कि आप प्रोफाइल बना सकते हैं, उसमें तस्वीरें डाल सकते हैं, तो स्टेट भी इज लाइक अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि हम सबके रिलेशनशिप्स को स्ट्रक्चर कर रहा है और डिज़ाइन कर रहा है, और उसके अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए हम आपस में एंगेज करते हैं। सो वो रूल्स जो हैं बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ट्विटर का कल्चर और है, क्योंकि ट्विटर के रूल्स और हैं। फेसबुक का कल्चर और है, क्योंकि फेसबुक के रूल्स और हैं। इंस्टाग्राम का कल्चर और है, क्योंकि इंस्टाग्राम के रूल्स और हैं। रूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। सेम गोज फॉर जूम। अच्छा, द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर पाकिस्तान वर्सेस वियतनाम। वियतनाम में लोगों का बिहेवियर और है, क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स और स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिन लोगों ने, वो डिफरेंट है। चाइना में बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर हमें किसी भी सोसाइटी को आगे मूव करना है, तो इट्स मेनली अ क्वेश्चन ऑफ कि वो रूल्स और स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस किस तरह से डिजाइन हुए हैं, क्या उनको अच्छे तरीके से सोचा गया है, क्या उनको बुरे तरीके से सोचा गया है। जो इंडिविजुअल सक्सेस है वो तो आप यू कैन गो आउट ऑफ पाकिस्तान एंड अचीव इट, यू कैन गो फ्रॉम वन टाउन टू अ डिफरेंट टाउन एंड यू कैन अचीव इट। लेकिन कलेक्टिव सक्सेस के लिए इट्स एसेंशियल कि हम लोग जो है जो स्टेट पॉलिसी है टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, लोगों के आपस में रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, उसको एड्रेस करें। सो उजैर, आपका क्वेश्चन, उजैर का क्वेश्चन हो गया? Thank you, Shahjahan. I wanted to ask about about increasing commercial use of land by 5 times. हमारे पास वैसे ही कहते हैं ज़मीन स्केर्स है। जिस तरह इस्लामाबाद में आप देखेंगे तो सेक्टर्स जिस तरह बने हुए हैं, हर सेक्टर के 4 सब सेक्टर्स हैं और बीच में एक मरकज़ है, और कहीं कहीं आपको छोटी छोटी मार्केट नज़र आती हैं। तो अगर तो 5 टाइम्स कमर्शियल यूज़ वाला लैंड हम बढ़ा देंगे, तो कैसे हम पूरे सेक्टर्स को या फिर रेजिडेंशियल एरियाज़ को किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे? हाई राइजेस ज़्यादा आएंगे, किस तरह सिटी किस तरह प्लान होगा? अर्बन स्पॉल बहुत बढ़ जाएगा। हाउ डू यू राइट, envision this kind of a thing? राइट। Thank you. अच्छा, एक तो आई थिंक ये assumption गलत है कि हमारे पास लैंड की कमी है। पाकिस्तान में जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं वो टोटल पाकिस्तान के टोटल लैंड के 3% के ऊपर हैं। सो 97% पे अर्बन लैंड नहीं एग्जिस्ट करता है। अगेन हम जैसा वाटर यूज़ की भी बात करते हैं, तो वो 90% जो है फ्लड वाटर इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, अर्बन एरियाज में नहीं यूज़ होता है। सो ना हमारे पास पानी की कमी है, ना हमारे पास ज़मीन की कमी है, अगर हम अर्बन सेंटर्स की बात करें। विद इन सेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, तो इस्लामाबाद के मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जिस तरह DHA के अंदर फेज़ 5 के अंदर वहाँ पे तकरीबन 3000 बंगलोज हैं, और उसके साथ जो कमर्शियल एरिया है आप उसका साइज देखेंगे वो शायद 1/20 या 1/10 होगा ऑफ द टोटल एरिया। सो वो जितने लोग रहते हैं, इसमें 2 इश्यूज हैं। एक तो ये कि अर्बन सेंटर्स के जो डाउनटाउन हैं उसके अंदर हमें उनको अच्छा बनाना चाहिए, वन, और उनके अंदर आई डोंट, मतलब नवीद फील्स के हाई राइज इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से हाई राइज नहीं, 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग्स अलाउ करनी चाहिए, और वो और उसके अंदर मिक्स्ड यूज होना चाहिए। यू नीड टू अलाउ बोथ बिजनेसेस एंड पीपल टू लिव देयर, जो कि क्या कहते हैं, बहुत दुनिया में बहुत अच्छे शहरों में इसी तरह से होता है। सो दीज आर
some ways जिसके अंदर जो है हम लोग कमर्शियल यूज की स्पेस की बढ़ाने की रीजन बड़ी सिंपल सी है, अगर स्पेस होगी तो लोग बिजनेसेस बनाएंगे, अगर स्पेस जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगी तो लोग ज्यादा बनाएंगे, एंड वी वांट पीपल टू स्टार्ट बिजनेसेस बिकॉज अगर बिजनेसेस होंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगी, अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के घरों में खुशहाली होगी, सो इट्स ऑल कनेक्टेड, जिसके अंदर क्या कहते हैं काफी ऑब्वियस चॉइसेस हैं। वजीहा ने कुछ पूछना था या पूछ लिया है? I have yet to ask. Thank you for your presentation so far. So I have some thoughts and a followed by question. So firstly, you asked whether it's the cultural issue, right? And that's very potent and it's at the crux of everything that we're dealing with. So personally, I think it's a collective issue. So do you think that this paradigm shift जो हमें लाना है from thinking in a manner जहाँ पे हम incentivize करें domestic अपने economy में finance को, resources को, do you think that मतलब that process has to be led solely by the government or public-private partnerships are necessary? Because PPP में ये हो जाता है कि there's obviously socialization of losses and there's privatization of profit, right? So the wealthy again become more wealthy by the end of the day, because obviously now I'm sidetracking and going on the land wala issue, and specifically for overseas Pakistanis, because most of my family is abroad, and what I have seen over the years is that whenever somebody wanted to invest their money, instead of keeping it in the bank or opening an account in Pakistan and just keeping it over there and us pay interest lena, what they do is just, you know, DHA में for instance Lahore में अभी phase 8 phase 9 के plots बहुत सस्ते बिक रहे हैं, obviously फिर कुछ साल में वो appreciate हो जाएंगे. So अभी exactly इस उससे fellowship के बिल्कुल पहले ही मेरी ये बात अपने भाई से हो रही थी कि you know where should we go invest now, and we were talking about investing in वो, the whole hoarding wala idea which you said of land resonated with me. But what avenues do overseas Pakistanis then have to channel that money? Because even with the whole ease of opening up bank accounts in Pakistan, it's still very difficult because of ye red tape issues bahut zyada hote hain. There is almost zero जिसको बोलते हैं service being provided by, let's say, the banking institutions of Pakistan for overseas Pakistanis, because इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे वो लोग issue करते हैं, like आपने जो number register किया है या फिर आपका NIC में issue करते हैं, because these are issues that we have all faced, like personally I have also faced. So what do you think can be done to increase that financing, मतलब those resources जो possibly काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं from overseas Pakistanis जो हमारे abroad हैं into Pakistan? And second, first question was about the whole paradigm shift, like how should that be brought about? What are the means and processes to bring about this paradigm shift so that our culture mindset basically changes? Yeah, so I think जो you know, change comes from bottom up. So we think you know prime minister change लेके आता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वही करता है जो हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली एग्री करती है करना चाहिए, यानी कि उसी तरह का हम प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, उसी तरह के वो डिसीजंस करता है, क्योंकि अगर वो उस कलेक्टिव डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा. सो द रीजन ही इज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर और व्हाटएवर is कि he is aligned with the collective direction of the entire, you know, social spectrum at a larger level. मतलब हो सकता है इंडिविजुअली आपसे एग्री ना कर रहा हो, लेकिन वो जब कलेक्टिव व्यूज की आप देखेंगे तो उसकी अलाइनमेंट विद द कलेक्टिव व्यू मस्ट बी देयर, अदरवाइज ही वोंट सर्वाइव. व्हिच मींस कि अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो हम लोगों को बॉटम अप, जिस तरह ये हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें सम आइडियाज आर बीइंग सीडेड इन योर हेड्स कि यू नो लैंड को होल्ड करना इज नॉट अ गुड पॉलिसी, राइट? So someday, in a different conversation, some of you will be sitting and you'll be saying the same thing, and then that idea will spread to somebody else from there, and they will take it somewhere else. So ideas will multiply and spread, and or wo ideas, jab enough people agree with those ideas, so then you will see that even decision makers will not be able to avoid them. Just Naveed keh rahe the ki ideas will triumph interest, which is correct. Like it just takes a long time for an idea to spread enough for it to be accepted. Second, जो आपका क्वेश्चन था वो ये कि that is the problem कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आसान है और बिजनेस करना बहुत मुश्किल है. We keep talking about ease of doing business, लेकिन ease of doing business has
not as much to do with registering a business as to actually running it, because आप register तो एक दफ़ा करते हैं, आपको अगर एक दिन की बजाय एक महीना भी लग जाएगा तो register हो जाएगा, मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन run उसको आपको day to day, week on week, month on month करना है, और आपको अगर हर transaction जो है वो एक challenge हो कि वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसमें you know provincial taxes, sales taxes different हैं, और so one, tax being high is a problem, और दुनिया भर में so क्या कहते हैं, so I'm not a researcher, so my opinions are my opinions and but my understanding says कि जहाँ पे भी GST और value added tax को ज़्यादा लगाया गया है वहाँ पे economies नीचे गई हैं और ख़राब हुई हैं। अगर आपको किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना को ख़राब करना हो तो आप उसमें GST को बढ़ा दें और GST और VAT को ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फोर्स करें, लोग आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस करना छोड़ देंगे, और and that's not a way to progress. So what we need to do is कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है, जो हमारा लैंड यूज का सिस्टम है, इन दोनों तीनों चीज़ों को अगर एड्रेस करें और सिंप्लीफाई करें, प्रोसेसेस जो पुराने हमने बना लिए हैं उनको एलिमिनेट करें। सो एक वन रूल इन अ केस स्टडी दैट आई सॉ वाज कि अगर आपने एक नया रूल लेके आना है तो यू हैव टू रिमूव 3 फॉर दैट। So once we make those sort of structures, so then hopefully change आनी शुरू हो जाएगी। अफशा, you wanted to ask a question? Yes, I had an associated thought with one of the speakers that asked the question before me. It was actually about the lack of incubators and accelerators in Pakistan. For example, many of the young people who have some business idea, they don't know where to go to pitch their idea and how to do like the tiny bit or more of the market research and how to do the pilot test of their business plan. And when they don't align their interests with the interests of the accelerators, they fail. And when they fail, they don't have a proper exit strategy. So for example, I or any other friend of mine may have a business idea and she must be sleeping on it for months and months, but she doesn't know that where to go to and pitch that idea and how to crowdsource funding or any other mentorship relevant to it. So this is my question about the lack of incubators and accelerators in Pakistan specifically. So I agree with you. We should have. So I don't see incubators, accelerators as places to train you to become businessmen. I see them as community spaces for entrepreneurship to thrive. And I think पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि entrepreneurship की community spaces की publicly funded spaces की कमी है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर theater करने के लिए भी spaces नहीं है, पाकिस्तान में music करने के लिए भी spaces नहीं है. So we need to invest in publicly funded community spaces for all sorts of things which are good for society, जिसको हमने privatize कर दिया है और कहा है कि हर चीज़ के ऊपर एक price tag लगा दिया है. So once you start looking at a city as an experience for all the people who live there, and you start in terms of thinking कि इनके लिए experience enhance कैसे करना है, and then you start moving beyond property को कौन किस property का owner है और उसको हमने उससे profit कैसे करना है, and we start looking at culture and experiences and opportunities. So next question जो है अंदील, आपने question करना है या और फिर मनाहिल? जी मुझे एक क्वेश्चन करना था कि हमारी शायद रियासत को ये लगता है कि वो बिजनेस कर लेंगे और बहुत पैसे कमा लेंगे, शायद वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं कि अगर रिचर्ड ब्रेंसन है वो भी एयरलाइन चला रहा है तो वो पैसे ज़्यादा कमा लेता है, या जो जेफ बेजोस है वो पैसे ज़्यादा कमा लेता है और एक पूरी स्टेट इतने पैसे नहीं कमा पाती है। तो ये कैसे समझ में आएगा कि इंडिविजुअल या उसकी कंपनी जो है वो ज़्यादा पैसे कैसे कमा लेती है? देयर आर सर्टेन कंपनीज आउट देयर जिनका पाकिस्तान से बजट ज़्यादा है, तो वो ऐसा क्या करते हैं जो कि कंट्री नहीं करती, और ये कंट्रीज को समझ आ जाए तो फिर वो जो है बिजनेस करना बंद कर देंगे और उनको बिजनेस करने देंगे। So हाँ, तो what's your question? This is the question ना कि इंडिविजुअल ऐसा क्या करता है जो रियासत नहीं करती है और नहीं कर सकती है। So ये अगर हमें समझ आ जाएगा तो फिर हम इंडिविजुअल्स को ही बोलेंगे कि वो बिजनेस करें और रियासत ना करें। नहीं, इवन जो है आई थिंक इसको इस तरह भी पूछना चाहिए कि जो पुरानी कंपनीज होती हैं वो क्यों इनोवेशन नहीं कर सकती हैं और नई कंपनीज क्यों इनोवेशन कर लेती हैं।
और वो नए नए काम कर लेती हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट की बजाय गूगल ने क्यों सर्च इंजन बना लिया, अगेन गूगल की बजाय फेसबुक ने क्यों सोशल नेटवर्क बना लिया. आई थिंक दैट हैज टू डू विद के इट्स अबाउट सो इट्स अबाउट डिसीजंस एंड हाउ फास्ट दे कैन हैपन. एंड जहाँ पे भी मल्टीपल लोग, यानी कि हम सब ने मिलकर अगर फैसला करना होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो वो हम कहाँ खाना खाना है फॉर एग्जांपल, तो एक मुश्किल काम होगा और शायद हम लोग सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, किसी की भी बेस्ट विश पूरी नहीं होगी. सो जो स्टेट का काम है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना और उसके अंदर डिसीजंस इसी तरह से होते हैं. सो वो डिसीजंस जब कलेक्टिवली होते हैं तो एवरेज ऑफ आवर डिसीजन इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन. उसके वर्सेस में अगर हम हर कोई इंडिविजुअली डिसाइड कर रहा होगा तो हम में से कुछ लोगों का डिसीजन बहुत अच्छा होगा. और अगर वो कुछ लोगों का डिसीजन, अब वो आपकी लक है, फर्क सिर्फ ये है कि जब इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं तो some are making great decisions, some are average and some are below average. Then you have to be, then you at least have a chance of getting a great decision. लेकिन अब collectively करेंगे तो it's definitely going to be an average decision. So I think कि जब enterprises जो होती हैं उसमें आमतौर पे decision making concentrated होती है, and if that decision maker is और चूंकि society के अंदर enterprises बहुत सारी होती हैं, तो अगर हम सारे एक एक enterprise बना लेंगे, तो अगर हम में से 5 लोग भी बहुत अच्छी डिसीजंस लेते जाएंगे या उनके लकी ड्रॉज निकलते जाएंगे, सो यू विल एंड अप विद सम विनर्स. जबकि अगर हम कलेक्टिवली डिसाइड कर रहे होंगे तो हो सकता है कि हम कलेक्टिवली एक एवरेज सा स्पेस पे पहुंचेंगे. सो आई थिंक इट हैज मोर टू डू विद हाउ डिसीजंस आर मेड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट इज मनाल. So I have a comment related to what Wajiha said earlier about people investing in land. So another reason that people hoard land is to use it to gain rental income from it in the long term. But the issue is that the cost of land is so high that if the rental जो client है जिसको आप rental income ले रहे हो, जैसे if that is small scale entrepreneurs, so they cannot afford it, and after 3 months they have to forcefully shut down because unse afford nahi hota. And if there are large scale companies, they can buy the land instead of having it on rent. So what extent do you think virtual businesses or home businesses can fill this void ke you don't have a physical space? Yeah, so I think till 1 year ago, 1 or 2 years ago, I would have thought that creating these physical community spaces was essential to building a innovative entrepreneurial community country. Again, I think COVID has shown that working from home is possible. All of us can have this session, sitting in different parts of the country, different parts of the world, and this communication may not be as good as a physical community, being in the same room, but it's in some ways it is better actually. But even if it's not as good, it's maybe at 70-80%, which is good enough, because iski jo cost hai of having this meeting is way low. All of us has already have computers, already have internet, and we just have to log in. Otherwise hame ikattha hone ke liye pehle ikattha hone ke liye we'll have to spend, if there are 45 people here, there'll be 45 hours of all of you getting together, and then 1 or 2 hours of engagement, and then another 2 hours. So about 100 plus hours would be spent इस मेन इवेंट के इर्द गिर्द की लॉजिस्टिक्स के अंदर. एंड और हो सकता है कुछ लोगों को किसी और शहर से भी आना पड़े टू पार्टिसिपेट इन दिस. सो और फिर ये क्या ये वाला कॉम्बिनेशन होगा. सो व्हाट कोविड हैज शोन एंड व्हाट टेक्नोलॉजी हैज रीच दैट पॉइंट कि जहाँ पे जो अर्बन पॉलिसी के इश्यूज हैं और जो टैक्सेस के इशू हैं, आप उनको अवॉइड करके आप ग्लोबली काम कर सकते हैं, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं. And so the opportunity is there for countries like Pakistan कि जहाँ पे state policies are not pro business, तो वहाँ पे लोग और वो कर भी रहे हैं. हम जो कह रहे हैं IT exports हो रही हैं, जो freelancing हो रही है, ये सब कुछ is around the system. It's not enabled or empowered by the system. It's enabled by a new technology which is connecting you to everyone in the world, जिसके अंदर अभी थोड़े बहुत issues रह गए हैं in terms of payments and processing, और थोड़ा और अब एल्गोरिथम्स भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं बिकॉज वो आपको जियोग्राफिकली लिमिट करना शुरू कर रहे हैं. सो बट इट्स स्टिल अ वे बेटर वर्ल्ड देन इट वाज 10 years ago फॉर यंग पीपल. अच्छा, नेक्स्ट इज सहर. आपकी आवाज नहीं आ रही सर.
Ji, Assalamu alaikum, sir. Sir, I have a question regarding the government's recent policy about the construction industry, the real estate, the policy that the government has recently given, the amnesty basically. So what do you think are going to be the long-term effects of that on investment and especially investment in real estate? I haven't read that policy. I'm not a construction business person. But I think we're doing the same thing, which is investing in property and land and structuring it in a way कि उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी है या उस स्पेस के अंदर हैं और उनको फ़ायदा हो. आई थिंक कि अगर हमें अपने फ्यूचर को सही करना है तो जो हमें करना चाहिए वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे हमारे फ्यूचर के नॉलेज वर्कर्स जो कि ग्लोबल सिटीजन्स हों, दुनिया से कनेक्टेड हों, उनके लिए काम कर रहे हों. That investment will pay off, massively more because और उसकी बड़ी simple सी math है. If somebody is living in Pakistan and they're earning and they're providing services to the rest of the world, each person can earn about $20,000 a year. And if you can deploy 10 million of such people, your economic problems from an export perspective will be solved. So I'm not a big fan of anything which empowers and enables more speculation. But I guess कि housing के perspective से जो हम काम कर रहे हैं अगर वो हो जाता है तो that'll be great for people because we need houses. Thank you. Next question is Serish. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल लेवल पे मैंने एक इनिशिएटिव ली थी और माय आइडिया वाज टू एम्पावर द कलाश वुमेन इन चित्राल. बेसिकली दे आर कंसिडर्ड इम्प्योर ड्यूरिंग देयर मंथली सर्कल. सो हमारा जो आइडिया था वो था कि उनको हम लोग बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें. तो इनिशियली यूनिसेफ वालों ने हमें फंडिंग की थी. लेटर जब हम ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रहे थे तो तब उन लोगों ने हमारा प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट किया था. और उस टाइम द मेन रीज़न वाज कि मतलब सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर नहीं था. तो सर टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी सर हमें किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए सर इनिशियली जब हम लोग एक इनिशिएटिव ले एक आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, क्या मतलब है इस बात का? Okay, can you repeat your question in a shorter form? सर एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने किन चीज़ों को कंसीडर करना है कि वो लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में हम उस आइडिया को सस्टेनेबल. Essentially यूनिट इकोनॉमिक्स होती है. एक चीज़ आपको क्या कॉस्ट करेगी, किस प्राइस में बेचेंगे और उसके अंदर जो डिफरेंस है कैन इट्स सपोर्ट योर बिजनेस और नॉट. इफ इट कैन सपोर्ट योर बिजनेस देन इट्स सस्टेनेबल. अगर आप किसी ग्रांट के ऊपर चल रहे हैं जिसके अंदर एक्चुअली आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ये एक कप मैं बेच रहा हूँ, इसकी मुझे कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रही है और इसको मैं ग्रांट से सपोर्ट लेके फ्री में दे रहा हूँ या 50 रुपीज़ में दे रहा हूँ या 70 रुपीज़ में दे रहा हूँ, तो वो सस्टेनेबल नहीं है. अगर ये 100 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 120 150 तो इसका मतलब ये सस्टेनेबल है. सो दैट्स वेरी बेसिक. हैदर एंड देन जवेरिया. Sir, my question is that many entrepreneurs sold their startups. Examples include Elastica, Cavium, and many. So why these people sold their startups like they were successfully running their business and their worth were in millions? So state provided them environment so they flourished their business and why these people sold their ideas? देखिए वो इलास्टिका और कैवियम जो कंपनी बिकती है वो बेसिकली जी सर बिकना इज द रॉन्ग वर्ड. एसेंशियली होता ही है कि वो प्राइवेट मार्केट में होती है जिसके शेयर्स आप बेच और खरीद नहीं सकते. और जब आप कहते हैं कि एग्जिट हो गया या सेल हो गई, इसका मतलब वो पब्लिक मार्केट में आ गई, स्टॉक मार्केट में आ गई, चाहे वो किसी और कंपनी के पार्ट के तौर पे है या इंडिविजुअली है, या उसके शेयर्स आप खरीद और बेच सकते हैं. सो पीपल बिल्ड स्टार्टअप्स टू लिस्ट देम इन स्टॉक मार्केट्स एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन. सो या, थैंक यू. जवेरिया. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टू सपोर्ट द बिजनेस. So recently there was an issue of development of islands in the Sindh.
जिस पर एक क्लैश आया था फेडरेशन की तरफ से, और अपेरेंटली मीडिया ने हमें ये बताया कि वो आइलैंड्स इसलिए डेवलप नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज अ क्लैश बिटवीन फेडरेशन एंड द फेडरेटिंग यूनिट। तो इस टॉपिक को अगर हम देखना चाहें तो हम क्या इसको, जैसे एज यू सेड अर्लियर, पाकिस्तान में एक गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है स्टेट का सपोर्ट करने के लिए, हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, और कि अगर जो है वो आइलैंड्स डेवलप होते, वहाँ पर लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होती, तो वो नहीं हो सके, तो क्या हम इसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर का फेल्योर समझें, या फिर द आइडिया वाज नॉट फिजिबल एट द फर्स्ट प्लेस? So I'm not an expert in that. I think Naveed would be better able to answer that question. Naveed, अगर आप हैं तो if you could answer that. Federation और federating unit आपस में जो झगड़ा है आइलैंड्स के बारे में। आपकी आवाज नहीं आ रही नवीद। आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं जवेरिया? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली हम स्टेट पॉलिसी की बात करें, द पॉलिसी ऑफ स्टेट टू सपोर्ट द बिजनेस, तो रिसेंटली जो आइलैंड्स डेवलपमेंट क्लैश है बिटवीन फेडरेशन एंड द सिंध, उसमें क्या ये हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर का फेल्योर है कि वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सके, या वो आइडिया ही फिजिबल नहीं था? मेरे ख्याल में दो तीन चीजें हैं कि एक तो ये जो फेडरेशंस होते हैं ना, यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं, उनके अंदर बड़ा रूटीन में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी नाजुक मिजाजी ज़्यादा है, ज़रा थोड़ा सा फेडरेशन और प्रोविंस का हो जाए तो वो समझते हैं ये कुछ बहुत गड़बड़ हो गई है। अगर आप यूएस में देखें तो वैसे रूटीन मैटर जो है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स आपस में जो है ना वो कर रहे होते हैं। और सेकंड जो है वो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि मतलब ये तो आइडिया वैसे भी अच्छा नहीं था, कोई न्यू सिटीज बनाने वाला और डेवलप करने वाला। हमने काफी सारी डिस्कशंस में उसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो शहरों की, लेकिन आप कह रहे हो मैं वहां जाके शहर बनाता हूँ जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू आर नॉट एड्रेसिंग एनी प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टिंग सिटीज and you are going somewhere there is no problem actually, and you are creating more problems there. So this is the strategy that we are doing. So new cities जो है वो that sometimes लोग समझते हैं ये SEZ, हर SEZ नया city है, but this is a failure. So this is not just creating a land bank जो है, it's more than that actually. So वो federation और state का भी issue है, लेकिन as an urban policy भी I think that's questionable. नवीद एक चीज़ बताइए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं, अगर हम ये कहें कि और सिटीज़ नहीं बनाने, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं, मतलब वो फैसलाबाद, गुजरांवाला और भी अगर हम टॉप के 75 टॉप मतलब पॉपुलेशन वाइज 7500 सिटीज़ ले लें, तो उनकी अदर देन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर की उनकी प्रोग्रेस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी को आगे जाने के लिए और इवन बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से? So देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप मेगा सिटीज़ जो है वो, जब हम सिटीज़ एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ कह रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली द लार्जर द सिटी द मोर वेल्थ क्रिएशन इट हैपेंस ड्यू टू एग्लोमरेशन इफेक्ट। तो जो सिटी अपना साइज जब बढ़ाता है तो उससे वेल्थ क्रिएशन भी जनरली बढ़ती है। समटाइम्स दैट रिलेशनशिप जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है और वो मोर रिस्पॉन्सिव होता है। समटाइम्स इट्स नॉट एज रिस्पॉन्सिव, इट्स मोर फ्लैटर या स्टीपर। सो रियली डिपेंड्स दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो ज्यादा है या कम है, इट मींस कि क्या पॉपुलेशन बढ़ने से उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो रही है या कम हो रही है। सो वो बड़े शहरों में ये भी होता है, लेकिन छोटे शहरों को भी हम जब कहते हैं कि नए शहर ना बनाएं, तो इट मींस कि बहुत सारे जो हमारे टाउन्स हैं दे आर इटसेल्फ सिटीज जो है ना, तो हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। तो छोटे शहरों की भी ग्रोथ जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी सिटीज की जो है ना। सो लेकिन हमारे यहाँ तो ना किसी मेगा सिटी की हो पाती है ना सेकेंडरी की हो पाती है। सो द रियल चैलेंज इज कि सिटी डज नॉट मीन कि बहुत लार्जर सिटी मीन्स 5-6 हज़ार घर भी जो है अगर डेंस है, अगर वहाँ पर डेंसिटी है, तो देन इट्स अ सिटी, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। अच्छा, सो ये शाहजेब और जवेरी क्वेश्चन हो गए या रहते हैं? सर एक छोटा सा सवाल था। जी जी सर, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिखा जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है। 2010 में बिल पास हुआ सिंध के अंदर, पंजाब में भी पास हुआ। ये कितना वायबल है पाकिस्तान जैसे एक इकोसिस्टम के लिए, और कितना इस पे काम हो रहा है, और क्या ये हम सीरियस हैं इस चीज के लिए? गवर्नमेंट आप क्या देखते हैं इसके अंदर? सो
देखिए मेरा ओपिनियन, आई नो कि नवीद का ओपिनियन डिफरेंट है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम भी करते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि हमें state has to be people centric and it has to be it has to solve essential issues, बजाय इसके कि जैसा ये नवीद कह रहे थे, नए शहर बनाने की बजाय जो करंट शहर हैं उनके जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। इसी तरह से जो स्मॉल बिजनेसेस के या बिजनेसेस के टैक्सेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि उनको इंसेंटिव या सब्सिडी या लो इंटरेस्ट लोन दिया जाए। इसी तरह से जो हमारी वर्कफोर्स की क्वालिटी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको अपग्रेड किस तरह से करना है, HEC के इश्यूज क्या हैं और वो यूनिवर्सिटी को रोकती है या उसने प्रोसेस में फंसाया हुआ यूनिवर्सिटी को या वो यूनिवर्सिटी को एम्पावर कर रही है। इन इश्यूज को एड्रेस करना इज़ द रियल इशू। जो क्या कहते हैं, सो अगर स्टेट जो है हमारे कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दे तो हम लोगों को बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेन ऑब्स्ट्रक्शन है वो हमारी पॉलिसीज और सिस्टम्स के अंदर है, ना कि हमारे अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसेंटिव वो देते हैं किसी एक्सपोर्टर को, वो सब सेकेंडरी है। पहला काम ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और जब हम ये कहते हैं कि अच्छा लैंड पॉलिसी ठीक करनी, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि यहाँ से आप काम शुरू करते हैं, राइट। टैक्सेस जो है सही करने अगेन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि आपका आपस में रिलेशनशिप किस तरह से डिफाइन होगा, लोगों से कैसे होगा, और उसको और उस सारे प्रोसेस को बेसिकली उसमें जो इशू है वो ये है कि हम स्टेट की को देख के ना करें, हम ये सोचें कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, फ्रॉम अ पीपल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम बिजनेस सेंट्रिक पर्सपेक्टिव। एंड अगेन व्हेन आई से बिजनेस सेंट्रिक, दैट डज नॉट मीन कि जो लार्ज बिजनेस है उनके पर्सपेक्टिव से, बल्कि स्मॉल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज स्मॉल बिजनेस ही ग्रो करके लार्ज बनेगा। अगर हम स्मॉल बिजनेस को ग्रो नहीं करने देंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेटेड रहेगी जिस तरह से करंटली है। उसमें वाइब्रेंस उसी वक्त आएगी जब नए नए लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, नए नए बिजनेसेस क्रिएट करेंगे और वो बिजनेस बड़े होने का चांस मिलेगा। फिलहाल जो है ना सिर्फ ये कि लैंड और टैक्सेस का इशू है, बल्कि कैपिटल का भी इशू है। कैपिटल भी जो है कॉन्सेंट्रेटेड है because it's like it's based on networks, and people who own banks also own large corporations, and I give loan to your company, you give loan to my company, और वो उसके अंदर जो है we not, so हमारा जो इस वक्त फ्री मार्केट है वो फ्री नहीं है। हमारा जो कैपिटलिज्म है वो कैपिटलिज्म नहीं है। वो अगर हम इन इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो then we'll go in the right direction. I'd just like to add जो कल वाला सेशन है मेरा, this is on public private partnerships जो है ना, so we'll be discussing in more detail जो है वो PPPs. I have a request. Shahjahan, can you elaborate on the statement that you just made that the free markets are not truly free? Well, it's a very broad question, and that capitalism is not truly capitalism in Pakistan, the latter more than the former. So the same people who ask for free markets are also the people who structure deals जिसमें state उनको protect करती है। So जिस तरह से हमारे यहाँ जो एनर्जी की जो मार्केट है, या हमारे जो फर्टिलाइजर की मार्केट है, जो हमारी शुगर की मार्केट है, तो हम शुगर के अंदर जब हम कहते हैं कि सपोर्ट प्राइस चाहिए तो हम कहते हैं हम फार्मर्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से फर्टिलाइजर के अंदर हम कहते हैं हम किसान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमने वो वेलफेयर स्टेट के पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं हम शुगर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमने उस पर मोनोपलीज क्रिएट की। हमने कहा हुआ है कि इस एरिया में एक बड़ी शुगर मिल होगी और हर कोई शुगर नहीं बना सकता है। क्या कहते हैं, सिमिलरली कैपिटलिज्म नहीं, आपने जब स्टेट ने रेगुलेट कर दिया और स्टेट ने कहा कि यहाँ पे मैं और आप शुगर की छोटा कारखाना नहीं लगा सकते हैं और एक बड़ी शुगर मिल होगी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या 2 होंगी और उनको लाइसेंस मिल गया, सो बेसिकली वो फ्री तो नहीं ना हम लोग के लिए। सिमिलरली जिस तरह से अगर पब्लिशिंग की इंडस्ट्री की थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर स्टेट जो है वो कहती है कि अगर आपका जंग, डॉन, नवाई वर्क, इन लोगों को टैक्स फ्री पेपर मिलेगा तो ये फ्री मार्केट तो नहीं हुई ना। इसका मतलब अगर मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं टैक्स पेड पेपर लूंगा और इन लोगों को फ्री में मिलेगा। अगर आपकी पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री है और आप वेल कनेक्टेड हैं तो आपको एनर्जी फ्री में मिलेगी, लेकिन मैं नई टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाता हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैं नया काम कर रहा हूँ, तो मुझे कमर्शियल रेट देना पड़ेगा, आपको जो है सब्सिडाइज मिलेगा। इसी तरह से मैं अगर एक्सपोर्टर हूँ और मैं बड़ा एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे जो है लो इंटरेस्ट लोन मिलेगा, लेकिन अगर आप नया एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे।
सो हमने रिवर्स किया हुआ है, सारा सिस्टम इज सपोर्टिंग लार्जर एंटरप्राइजेस एंड सारा सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट स्मॉलर एंटरप्राइजेस। तो वैसे भी एक स्मॉल एंटरप्राइज चैलेंजिंग होता है बिकॉज आप नया काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब सारा सिस्टम जो है स्क्यूड हो टुवर्ड्स सपोर्टिंग लार्ज बिजनेसेस, तो इट्स नॉट अ फ्री मार्केट। लेकिन होगा ये कि हमारे लार्ज बिजनेसेस ये करते हैं कि वो फ्री मार्केट को अपने पर्सपेक्टिव यूज करते हैं कि स्टेट जो है वो हमें और आज़ादी दे दे और हमें काम करने दे। Thank you for that. Any other question? We're coming to the last 5-10 minutes. So, एक मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक और कमेंट करना चाहूँगा कि मैंने गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट्स में सुना है कि स्टेट तो कुछ नहीं कर सकती है, स्टेट की कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमें काम भी नहीं करना आता, मतलब लिटरली स्टेट ऑफिशियल सेइंग हमें काम भी नहीं करना आता, हमारे पास पैसे भी नहीं है। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान से अबाउट 5000 बिलियन रुपीस इकट्ठा करती है, बेशक वो उसको इंटरेस्ट में दे रही है या जहाँ भी दे रही है, लेकिन इकट्ठा कर रही है हमसे और कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है। स्टेट के अंदर जो है 5-10 लाख लोग काम करते हैं, ज़्यादा लोग काम करते हैं, सो और वो कह रही है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। ये एसेंशियली इज अ इशू ऑफ कि हमारे जो प्रोसीजर्स और प्रोसेस बने हुए हैं उसने इवन स्टेट में अच्छे लोगों को भी रोका हुआ है काम करने से। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, जिस तरह हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को आजाद करने की जरूरत है कि वो काम कर सकें, और उसी तरह से हमने अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी रोका हुआ है काम करने से। और जब तक सो एसेंशियली इट्स अ पॉलिसी एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क का इशू, जिसके अंदर हमने अपने बिजनेसेस को और उसमें जो है ना, अगर लोग डीपली क्वेश्चन करेंगे अच्छा क्यों वो काम नहीं करते या क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं, तो दे विल स्टार्ट सीइंग कि अच्छा हाँ जब मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता हूँ तो स्टेट बैंक का ये मसला आ जाता है, जब मैं किसी को कुछ बेचना चाहता हूँ तो एफबीआई का ये मसला आ जाता है, जब मैं किसी को कुछ खरीदना चाहता हूँ तो ये ये ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं किसी को एम्प्लॉय करना चाहता हूँ तो उसमें ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर आर ऑलवेज प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस जो आपको इंश्योर करते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर एसेंशियली in one form or another doing something illegal. It's not illegal because it's wrong, it's illegal because the rules are so many and so complex and holding you from so many directions कि या तो आप काम करेंगे या आप basically essentially to only way to not do illegal work is not to do any work. And that holds true for bureaucrats when they're doing something for the cities, for the province they're part of, for the education department, and that holds true for businesses. Ahmed Mushtaq. Hello, Assalamu alaikum, sir. Sir, thank you so much for your presentation. I just want to know your view about some state institutions like our military. आपको क्या लगता है कि उनका जो role है in terms of because there is a book by a civil servant, Aisha Siddiqa, and the name of the book is Military Incorporate Inside Pakistan's Military Economy. So मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, that's what's your view about, because क्या स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बिजनेस करने की इजाज़त होनी चाहिए, बिकॉज वो किसी हद तक जो सिविल सेक्टर होता है या पब्लिक सेक्टर होता है उसके लिए फिर वो एक हर्डल होता है. सो आई जस्ट वांट योर व्यू अबाउट दैट. सो आई फील कि हम लोगों को एज सिटीजन्स ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होने की ज़रूरत है. हम सब जो है डिसएंगेज हैं अपनी सोसाइटी के साथ और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर एक शहर है उसमें 10 लाख लोग रहते हैं और उसकी पॉलिटिक्स में 5000 पीपल आर इन्वॉल्व, सो दैट इसेंशियली मीन्स कि द वास्ट मेजॉरिटी इज नॉट एंगेज इन दैट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. और जब वो एंगेज नहीं होगी तो फिर डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट और ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएंगे जो कि उस सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट? So the only solution, only way forward is for all of us and our friends and neighbors and everybody to become more engaged. Politics का word को अगर side पे रखें, as citizens, looking at कि मैं किस UC में रहता हूँ, किस शहर में रहता हूँ, इस शहर का बजट क्या है, इस UC का बजट क्या है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग किसकी है, और फिर उसके बारे में there is an idea of micro protest. So अगर हम सब लोग छोटे छोटे प्रोटेस्ट करने लगें कि ये क्यों हो रहा है और ये किस तरह से होना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट करें इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव इट, तो इशू ये है कि एज अ सोसाइटी ओवर टाइम वी बिकम पॉलिटिकली डिसएंगेज्ड. बिकॉज वी बिकम डिसएंगेज्ड तो
चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो ये बिग स्टेट्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब पावर का वैक्यूम होगा, जो कि हमारी डिसएंगेजमेंट की वजह से क्रिएट हुआ है, सो किसी न किसी ने तो उस पावर के वैक्यूम को फिल करना है। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी भी जो ग्रास रूट्स लेवल पे डेवलपमेंट नहीं है, उसकी वजह से सो एसेंशियली अगर एक बेसिक मैथ करें तो 5-8 लाख लोग फौज के अंदर काम करते हैं। हमारे मुल्क की आबादी जो है 20 करोड़ की है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो टॉप वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो 2-3 हज़ार हैं टोटल। सो these are very small numbers versus the number of people that live in this country. But because we are politically disengaged, तो इसलिए they get to have their way. अगर और उसके अंदर obviously eventually political parties की responsibility है कि वो सिटीजन्स को भी और इंगेज करें और एम्पावर करें, क्योंकि उसकी मैथ बड़ी सिंपल है कि अगर हमारे पास 100 सिटीज़ हों जो एज ग्रोथ इंजन्स हम यूज़ कर रहे हों, उनके मेयर्स हों जो कि इंडिपेंडेंटली पावरफुल हों, उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के उनके एक नेटवर्क ऑफ पीपल होगा, सिटीजन्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, और वो सिटीज़ तरक्की कर रही हों, तो वो जो पावर है जो अभी कॉन्सेंट्रेट लगती है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। और एंड देन वी विल एंड देन जब कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है तो फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी तो विल स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जी उज़ैर। शाहजहां, बड़ा बेसिक सा सवाल है। आपने जो कहा ना कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सिटीजन्स को कि वो उनके नेबरहुड, यूनियन काउंसिल, उनके शहर का बजट कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कौन डिसीजंस ले रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से, क्योंकि डेटा हमारा इस तरह तो अवेलेबल नहीं होता। कोई ऐसी जगह है जहाँ ये सारी चीज़ें, जैसा PDHP का पता है कि उनका कहते हैं फिस्कल ईयर के शुरू में आ जाता है कि भाई यहाँ पैसा जा रहा है, पर इतनी माइक्रो लेवल पे, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ होता है? आई थिंक उज़ैर पहला स्टेप ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसका आप यूसी चेक करें कौन सा वाला है, और आप भी चेक करें कि वो यूनियन काउंसिल का हेड कौन है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से हैं, और जो लोकल आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें जाके उनसे बात करें, उनसे पूछें वो कौन लोग हैं, और फिर उसके बारे में अपने सोशल मीडिया पे लिखें, फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर कि मैं इस यूसी में रहता हूँ, यहाँ पे मुझे ये पता चला है, ये बात नहीं पता चली है, और उसके बारे में और लोगों से हेल्प मांगे कि अच्छा ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है, कहाँ से मिल सकती है। सो सिटीजन एंगेजमेंट अब तो बहुत आसान हो गई, बिकॉज यू कैन वन गो टॉक टू पीपल, सेकेंड इट डजंट हैव टू बी कि वो PSDP के बजट के अंदर से निकाल के उसको ब्रेकअप करके आपको अपने यूसी तक आना, आपको रिवर्स जाना पड़ेगा कि आपके यूसी में कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उसमें और आपके यहाँ PTI के सपोर्ट कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, PPP के कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, PMLN के कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि अच्छा आप लोगों के किस तरह से इस एरिया को हम मैनेज कर रहे हैं। और जब आप ये नंबर्स देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारी जो यूसीज हैं और हमारी सिटीज़ हैं उनके पास पैसे ही नहीं है। आप इफ़ यू लुक एट द नेशनल बजट एंड देन यू ब्रेक इट अप इनटू प्रोविंसेस एंड देन इनटू सिटीज़ एंड देन इनटू यूनियन काउंसिल्स, तो आपको पता चलेगा कि सारे पैसे जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे ज़ाया हो जाते हैं बड़े बड़े महल बनाने के अंदर और फजूल खर्चियों के ऊपर। वो जहाँ पे एक्चुअली खर्च होने चाहिए, जहाँ पे हम सारे रहते हैं, वहाँ पे वो आते ही नहीं है। सो यहाँ से सिर्फ एक्सट्रैक्शन होती है। इट्स लाइक अ कॉलोनियल स्टेट जिसमें आपकी छोटी छोटी यूसी से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और वापस री इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत कर दी जाती है आपको तसल्ली देने के लिए, और बाकी पैसे या डोमेस्टिक इंटरेस्ट में दे देते हैं या हम फौज पे खर्च कर देते हैं या हम ज़ाया कर देते हैं। थैंक यू। You're welcome. Fatma, are we coming to the end? I think. Yes, thank you very much for this session. Unless we have any more questions, which I think it was really interactive. Most of them were answered. Thank you so much for joining us. Also, we will be sharing Shahjahan's details on our LR Terrace handle. So please interact करें अगर कोई सवाल वगैरह रह गए, and if he is kind enough to respond, like
our previous speakers. I will be sharing a profile on Shah Jahan currently, but for the purposes of the session right now, Shah Jahan is a tech entrepreneur, and he works with primarily within the entrepreneurship circle. So he is the CEO and founder of a kind of community जो कि काम करते हैं with entrepreneurs, angel investors वगैरह. So he is probably the best speaker we could get on board for this very, very, very relevant topic. Thank you for joining us today, and we look forward to interacting more with you on Twitter. Thank you, Fatma, and thank you everybody for being here and asking amazing questions. Thank you so much.